देखें, जनरल एक्सेप्शन कहता है ये जो एक्सेप्शन है यहाँ पे, अगर कोई पर्सन ऑफेंस कमिट करता भी है तो वो ऑफेंस की डेफिनेशन में नहीं आता। मतलब कोई एक्ट करता है तो उसका एक्ट डेफिनेशन में मतलब ऑफेंस में नहीं आता। मतलब वो समझा जाता है कि जैसे उसने ऑफेंस कमिट ना किया हो। जैसे उसने ऑफेंस कमिट ना किया हो, मैं उसकी कुछ एग्जांपल दूं। जैसे माइनर है, उसने 18 मतलब एक पर्सन है जिसकी उम्र 10 साल से कम है, एक्ट करता है किसी को और कोई ऑफेंस कमिट करता भी है तो वो समझा जाता है जैसे उसने ऑफेंस कमिट ना किया हो। वो मतलब उसका एक्ट डेफिनेट ऑफेंस में नहीं आता। अनसॉल्व है, वो करता है कोई नहीं है। नशे में ड्रंकर है, ड्रंकर करता है, वो उसको ऑफेंस में नहीं आता। ठीक है। इसी तरह सो ऑन के जी आगे वो डॉक्टर कहता है गुड फेथ में काम करता है, किसी की बचाने के लिए करता है, किसी को कोई नुकसान हो जाता है तो वो उसकी डेफिनेशन वो ऑफेंस में नहीं आता। ठीक है। तो ये कुछ जनरल एक्सेप्शन बताइए। पीछे हमने सेक्शन 6 में पढ़ा भी था कि जी जनरल एक्सेप्शन वो कहता है कि जी जहाँ पे हमें नहीं भी बताया गया वो सेक्शन 6 में कि जी जनरल एक्सेप्शन जो है वो पूरी पीपीसी में हम इसको जनरल एक्सेप्शन को मिला के पढ़ेंगे। मतलब जैसे टेप्थ पढ़े तो टेप्थ में कहता है कि जी हु एवर कमिट ऑफेंस शैल बी पुनिश विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म व्हिच मैक्सिमम टू 7 ईयर। तो वहां पे ये जो माइनर होगा या अनसाउंड होगा तो वो एक्सेप्शन में आएगा कि नहीं, वो उस पे ये अप्लाई नहीं होगा। ये जनरल एक्सेप्शन को थ्रू आउट पढ़े जाएंगे। जनरल एक्सेप्शन थ्रू आउट पढ़े जाएंगे। ठीक है। कहता है कि जी आपका सबसे पहले अ, छत्र है और दूसरा छत्र। छत्र कहता है कि जी नथिंग एन ऑफेंस। नथिंग एन ऑफेंस। अब ये ना पूरा 76 से लेके 95 तक बताएगा कि जी ये नथिंग एन ऑफेंस, मतलब ये ऑफेंस नहीं है, ये ऑफेंस नहीं है। क्या? विच इज डन बाई पर्सन हु इज बाई रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट, नॉट बाई मिस्टेक ऑफ लॉ, इन गुड फेथ बिलीव हिमसेल्फ टू बी बाउंड बाई लॉ टू डू इट। मतलब वो कहता है कि जी एक पर्सन जो उसको लगता है कि वो बाउंड बाई लॉ है। ठीक है, बाउंड बाई लॉ है। जैसे नीचे एग्जांपल देता है कि जी जो सुपीरियर ऑफिसर, मतलब सुपीरियर ऑफिसर अगर किसी को उसके जो जूनियर ऑफिसर को कोई ऑर्डर देगा तो वो उसका जूनियर है वो लाजमी उसको फॉलो करेगा। अगर जूनियर सीनियर को फॉलो नहीं करता तो उसका एक्ट मिसकंडक्ट में आता है। मिसकंडक्ट में वो जो है वो उसको जो है वो वो जॉब छोड़नी पड़ जाती है। मतलब मिसकंडक्ट में उसको वो मतलब उसको इम्पीचमेंट हो जाती है, मतलब उसको जॉब से भी निकाला जा सकता है। ठीक है, किसी को। तो यहाँ पे जब एसएचओ अगर पुलिस वाले को कहे कि जी जाएं घर में जाके तलाशी करें, या एसएचओ जब कांस्टेबल को कहे कि जी आप फायर कर दो, तो वहाँ कांस्टेबल बाउंड है। कांस्टेबल बाउंड है, बाउंड बाय लॉ है कि जी वो करेगा। ठीक है। अगर नहीं करेगा तो वो कांस्टेबल की जॉब चली जाएगी। तो ऐसी सूरत में वो क्या समझा जाता है कि जी कांस्टेबल ने कोई ऑफेंस कमिट नहीं की। ऐसे समझा कांस्टेबल ने कोई ऑफेंस कमिट, वो बाउंड बाई लॉ था, उसने कोई ऑफेंस कमिट नहीं की। ठीक हो गया। चले आगे। ये इसकी एग्जांपल भी नीचे देता है, कहता है कि जी इस सोल्जर फायर मूव बाय द आर्डर ऑफ सुपीरियर ऑफिसर। मतलब एक फौजी है, फौजी को उसका कमांडिंग ऑफिसर, उसका कमांडर जो है वो ऑर्डर करता है कि जी फायर कर दो, इन कंफर्मिटी विद द कमांड ऑफ लॉ। मतलब उसको लगता है कि जी ये मेरा जो ऑफिसर है उसको पास ऑर्डर, मुझे ऑर्डर करने का राइट है। तो उसने जो अगर फायरिंग कर दी है तो उसने कोई ऑफेंस कमिट नहीं की। उसने कोई ऑफेंस कमिट
नहीं की, मतलब यहाँ पे उसको लग रहा है कि जी मैं बाउंड हूँ, फैक्चुअल ग्राउंड पे लग रहा है कि मैं बाउंड हूँ, तो उसने कोई ऑफेंस कमिट नहीं की। ठीक है। इसी तरह आपका 79 देखे ना, तो 79 कहता है कि जी जो अ, अगर कोई पर्सन एक एक्ट करता है जो कि उसको लगता है कि जी ये जस्टिफाइड बाय लॉ है, ये जस्टिफाइड बाय लॉ है, मतलब वो पर्सन जो एक्ट करता है तो उसको कहा जाता है कि जी वो जस्टिफाइड बाय लॉ है। ठीक है। तो उसने कोई ऑफेंस कमिट किया, इसकी वो नीचे एग्जांपल देता है कि जी सपोज के दो पर्सन लड़ रहे होते हैं, एक पर्सन जाता है, एक पर्सन जो जो उसको लगता है कि जी ये जो मार रहा है किसी को, मार रहा है किसी का हर्ट कर रहा है, या किसी को कत्ल करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है। तो मैं कहूँ कि जी सुहेल साहब को लगता है कि जी ये नूर साहब किसी को मार रहे हैं, नूर साहब किसी को मार देंगे जी, किसी को जान से मार देंगे। तो सुहेल साहब जाते हैं, नूर साहब को अरेस्ट करते हैं, अरेस्ट करके पुलिस को दे देते हैं, जो कि सुहेल साहब को सही लगता है वो करते हैं। ठीक है। तो सुहेल साहब ने कोई ऑफेंस कमिट नहीं की, सुहेल साहब का एक्ट जस्टिफाइड बाई लॉ है, जस्टिफाइड बाई लॉ। ठीक है। कहता है कि जी नथिंग इन ऑफेंस विच इज डन बाई पर्सन हु इज हु इज जस्टिफाइड बाई लॉ, हु इज जस्टिफाइड बाई लॉ, या who by reason of mistake of fact and not by mistake of law in good faith believes himself to be justified by law in doing it। ठीक है। तो सिंपली वो कहता है कि जी ये 79 कहता है कि जी एक पर्सन ने कोई एक्ट किया जो उसको लग रहा था भाई मिस्टेक ऑफ फैक्ट कि जी वो जस्टिफाइड वाला है। ठीक है। और वो आके मतलब वो उसको लगता है कि जी मैंने जो एक्ट किया है वो जस्टिफाइड लॉ है, तो उसने कोई ऑफेंस कमिट नहीं की। मतलब ये चीज एग्जांपल भी यही देता है कि जी ए को लगता है कि जी जी जो है वो कोई मर्डर कर रहा है, ए को लगता है कि जी जी कोई मर्डर कर रहा है। ए क्या करता है, ए जी को पकड़ता है, पकड़ के पुलिस को दे देता है कि जी ये पकड़े, जी को जेल में रखे, ये मर्डर कर रहा था। बाद में जी जो है, जी कहता है मैं भाईजान मैं कहाँ पे मर्डर कर रहा था, मैं तो अपना सेल्फ डिफेंस कर रहा था, बल्कि मुझे मारने आए हुए थे। तो जी जो है ए के ऊपर वो सूट कर देता है या प्रोसिक्यूशन फाइल कर देता है कि जी इसने मेरी बेइज्जती की है, इसने मुझे पकड़ के जेल में भेजा मुझे डिफेम किया है। तो यहाँ पे ए का जो एक्ट है, एक एक्ट जस्टिफाइड बना है, ए का एक्ट जस्टिफाइड बाई। चलो जी, चलो ये 78 और ये मिस्टेक ऑफ एक्ट है, और ये मिस्टेक ऑफ लॉ है, मतलब मिस्टेक ऑफ लॉ लीगली जस्टिफाइड, यहाँ पे लीगली जस्टिफाइड है कि ये आपका एक्ट जस्टिफाइबल बाय लॉ है। ठीक हो गया। आगे जी 79, यहाँ तक इन दो सेक्शन में किसी का इशू है तो आप पूछ सकते हैं। 76 और 79 ये दोनों मिस्टेक ऑफ लॉ के बारे में बात करते हैं, मिस्टेक ऑफ एक्ट सर ऑफ। एक बार रिपीट कर दें, क्योंकि मेरी क्लास कनेक्ट नहीं हो रही थी, अभी हुई है। मैडम 79 में हमने पढ़ा है कि जी अगर मालिक आपको कुछ कहता है, मतलब आपका सीनियर ऑफिसर आपको कुछ कहता है, आपको कोई डायरेक्शन देता है, क्योंकि आपको पे वो फुलफिल करने के बाउंड है, तो आप जो करते हैं वो एक्ट आपका जस्टिफाइड बाय लॉ है, वो एक्ट आपका जस्टिफाइड बाय लॉ है। ठीक है। इसी तरह आपका 79 के ये
आपको लगता है कि जी आप बाउंड है लागू करने के, तो आपका कोई ऑफेंस नहीं है। इसी तरह 79 कहता है कि जी आप को एक लगता है कि जी एक पर्सन ऑफेंस कमिट कर रहा है, आप उसको अगर अरेस्ट करके पुलिस को दे देते हैं, तो आपको जो लग रहा था वो यही कि जी वो ऑफेंस कमिट कर रहा है, तो ये भी एक्ट आपका जस्टिफाइड है। ये भी एक्ट आपका जस्टिफाइड है। तो ये दोनों सिचुएशन में आपने कोई ऑफेंस कमिट नहीं की। दोनों सिचुएशन में आपने कोई ऑफेंस कमिट नहीं की। ठीक है। जी ठीक है सर। चलो जी, आगे कहता है 77 कहता है कि जी जज जज जुडिशियल प्रोसीडिंग में, जज जुडिशियल प्रोसीडिंग में कोई भी एक्ट करता है, कोई भी एक्ट करता है तो वो जस्टिफाइड बाय लॉ है। मतलब वो उसने कोई फर्ज कमिट नहीं, मतलब जुडिशियल प्रोसीडिंग में जज ने कहा कि जी ये जो है ना, नूर साहब ने ऑफेंस कमिट किया, नूर साहब को जेल भेज दे। ठीक है। तो जज ने कोई ऑफेंस कमिट नहीं की। जज कहता है कि जी नूर साहब ने मर्डर किया, तो इनको डेथ सेंटेंस अवार्ड कर देता है जज। तो जज ने कोई ऑफेंस कमिट नहीं की। ये 77 कहता है। इसी तरह जज के आर्डर की इन्फोर्समेंट, जज के आर्डर की इन्फोर्समेंट कोई भी करता है, मतलब वो जेल सुप्रीडेंट है या फिर मतलब जल्लाद है जो कि डेथ डेथ एग्जीक्यूट करवा रहा है। ठीक है। या जेल सुप्रीडेंट जेल में रखता है, या उसको मतलब जज के कहने पे वो हमने देखा है कि सास भी एग्जीक्यूट होती है, जो है सिमिलर हार्ट एज द सेम पार्ट ऑफ बॉडी। तो जज के आर्डर पे जो कुछ होता है तो वो कोई फर्ज नहीं है, वो कोई फर्ज नहीं है। ठीक है। देखिए, ये आपका वो 79 कहता है, देखिए पहले 78 देखिए, कहता है नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाई जज व्हेन एक्टिंग जुडिशली इन एक्सरसाइज ऑफ हिज पावर विच इज, या विच इन गुड फेथ बिलीव्स टू बी गिवन बाई लॉ। मतलब लॉ ने जो उसको पावर दी है, उस पावर को एक्सरसाइज करते हुए जुडिशली कोई एक्ट करता है, तो वो कोई फर्ज नहीं है, वो कोई फर्ज नहीं। चलो आगे देखिए, नेक्स्ट 78 कहता है नथिंग इज डन इन परसुएंस ऑफ विच इज वारंटेड बाय द जजमेंट ऑर्डर ऑफ कोर्ट ऑफ जस्टिस। आप कोर्ट ऑफ जस्टिस ने ऑर्डर दिया है, जजमेंट दिया है कि जी इस पर्सन को जेल भेज दे 6 साल के लिए, इस पर्सन को डेथ सेंटेंस दे दे, इस पर्सन से 50,000 फाइन ले ले, इस पर्सन को जो है वो रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट रखें, इस पर्सन को सोलिटरी कन्फाइन कर लें। तो वो जज के आर्डर की कंप्लाइंस हो रही है, जज के आर्डर की परसुएंस हो रही है, जज के आर्डर को वो एग्जीक्यूट किया जा रहा है, जज के आर्डर के पे अमल दरअमल हो रहा है। तो जो कोई भी कर रहा है तो वो उसने कोई फैसला नहीं किया। ठीक है। कहता है कि जी वो कोई फैसला नहीं है, शर्त लगा रहा है। शर्त क्या है कि जी इफ वाइल सच जजमेंट आर रिमेन इन फोर्स, वाइल सच जजमेंट रिमेन इन फोर्स। ऐसा तो नहीं है कि जी जज ने कहा कि जी नूर साहब को 6 महीने जेल भेज दे या 6 साल के लिए जेल भेज दे, ऊपर से नूर साहब ने अपील फाइल की, अपील में इनका अकोटल आ गया है, फिर भी उनको जेल में रखे हैं कि नहीं नहीं हमने 6 साल हो गए, 6 साल से पहले नहीं छोड़ना। तो क्यों नहीं छोड़ना आपको तो मतलब वो जजमेंट तो वो कैंसिल हो गई है, जजमेंट सेट असाइड हो गई है, जजमेंट तो इन्फोर्स नहीं है, तो आप कैसे भेजेंगे, नहीं भेजेंगे। तो ये होगा।
ठीक है। एंड आगे कहता है नॉट स्टैंडिंग द कोर्ट मे हैव हैड नो जुरिस्डिक्शन टू पास सच जजमेंट। ठीक है, कहता है बावजूद इसके कि कोर्ट के पास चाहे जजमेंट हो या ना हो, और जुरिस्डिक्शन हो या ना हो, हमने पीछे पढ़ा ना इसका। अगर इसी पार्ट को आप देखें ना, इसी पार्ट को, तो हमने पीछे 531 पढ़ा है। 531, 531 कहता है कि जी एक फैसला या एक कोर्ट फैसला देती है जिसकी जुरिस्डिक्शन नहीं बनती, तो उससे अगर फेलियर ऑफ जस्टिस नहीं है तो वो ठीक है। मतलब सपोज के 531 कहता है कि जी मर्डर हुआ है लाहौर, मर्डर हुआ है लाहौर, और उसका मतलब जो है वो मर्डर हुआ है लाहौर, और उसका ट्रायल कर देते हैं कसूर, ट्रायल कर देते कसूर। आप कसूर की कोर्ट को जुरिस्डिक्शन हासिल नहीं है, कसूर तो मर्डर हुआ है लाहौर, ऑफेंस कमिट हुई है लाहौर, तो लाहौर की कोर्ट ने लाहौर की कोर्ट ने वो ट्राई करना है, लाहौर की कोर्ट ने वो ट्रायल करना है। ठीक है। अब ट्रायल कसूर की कोर्ट करती है तो वो कहता है वो ऑफेंस में नहीं आएगा। मतलब वो ऐसा नहीं होगा कि जी कसूर की कोर्ट करती है तो वो आपका नल एंड वाइड हो जाए, नहीं। अगर फेलियर ऑफ जस्टिस नहीं है तो, मतलब मैं फेलियर ऑफ जस्टिस की डेफिनेशन वो बताता है कि जी फेलियर ऑफ जस्टिस ये होता है कि जी आप इनोसेंट पर्सन को कन्विक्ट कर दें, और इसी तरह या गिल्टी पर्सन को आप एक्विट कर दें, तो ये फेलियर ऑफ जस्टिस है। अब ऑफेंस कमिट किया है नूर साहब ने, नूर साहब का ट्रायल होना था लाहौर, लाहौर ऑफेंस कमिट किया है, नूर साहब का ट्रायल हो गया कसूर, तो कहता है फिर भी कोई इशू नहीं है। कसूर की कोर्ट जजमेंट पास करती है, कसूर की कोर्ट की जजमेंट पे ही नूर साहब को जेल में रखा गया है, तो वो कहता है वो ठीक है, वो ठीक ही है, वो ठीक ही है। 561, 531 इसमें आ जाता है। प्रोवाइडेड दैट द पर्सन डूइंग इन गुड फेथ बिलीव दैट कोर्ट हैज जुरिस्डिक्शन। तो वो कहता है जिस पे मतलब वो जो पर्सन एग्जीक्यूट कर रहा है उसको ये लगे कि जी मैं वो देने के बाउंड था, मतलब वो इसको लगे कि जी मैं मतलब जो है वो जो एग्जीक्यूट कर रहा है ऑफेंस, उसको ये लगेगा जी वो उस कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन थी। मतलब मैं इससे भी कह सकते हैं कि जी सपोज के वारंट इशू करने होते हैं, सर्च वारंट है, मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास करता है, सेकंड क्लास तो मजिस्ट्रेट, सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट वो वारंट इशू कर ही नहीं सकता। सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट वारंट इशू करता है, वारंट ऑफ अरेस्ट, और सेकंड क्लास के मजिस्ट्रेट के वारंट ऑफ अरेस्ट पे आप किसी को अरेस्ट कर लेते हैं। ठीक है। तो आपने कोई ऑफेंस कमिट नहीं की, मतलब जो मुल्लिस है उसने कोई ऑफेंस कमिट नहीं की, चाहे मजिस्ट्रेट के पास अथॉरिटी नहीं भी थी, जुरिस्डिक्शन नहीं भी थी। ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली 77 कहता है कि जी आपने कोई ऑफेंस कमिट नहीं की अगर आपने कोई आर्डर पास, आपने कुछ एक्ट किया है इन परसुएंस ऑफ आर्डर या जजमेंट ऑफ जुडिशियल ऑफिसर, ये इन परसुएंस ऑफ जजमेंट ऑफ कोर्ट ऑफ जस्टिस, चाहती है कि वो जजमेंट इन्फोर्स हो। और आगे बताता है चाहे कोर्ट की जुरिस्डिक्शन हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ये है कि जी जो पर्सन एक्ट कर रहा है 78 में वो गुड फेथ में हो, उसको ये लगेगा जी ये जजमेंट भी इन्फोर्स है, उसको ये लगेगा जी जजमेंट कोर्ट की जुरिस्डिक्शन भी थी, कोर्ट की। सर, अच्छा, वालेकुम सलाम जी मैडम। सर इन शॉर्ट मतलब जुरिस्डिक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस फेल्योर ऑफ जस्टिस नहीं होना चाहिए। हाँ, फेल्योर ऑफ जस्टिस ना होना चाहिए, चाहे जुरिस्डिक्शन है या नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस फेल्योर ऑफ जस्टिस नहीं होना चाहिए। ऐसे है सर? बस ये है कि जी अदालत के आर्डर होने चाहिए बस। हाँ जी, बस फेल्योर ऑफ जस्टिस ना हो। फेलियर ऑफ जस्टिस, हाँ फेलियर ऑफ जस्टिस ना हो, तो वो इसमें नहीं कह रहा है, बस जी सिंपली सर। आपने तो कहना है कि जी वो जिसके पास आया हुआ उसके पास जो है वो मतलब जो सपोज के पुलिस को ऑर्डर मिला है,
तो पुलिस को ऑर्डर मिला है तो वो कोर्ट का ऑर्डर होना चाहिए, और वो जजमेंट जो है वो अभी तक कैंसिल ना हुई हो, बस ये कहना है। ठीक है। ठीक है सर। हम्म। चलो जी, आगे जी आपका। चलो आगे जी आपका। ये 77 हमने पढ़ा है कि जी जज कोई फैसला करता है, और वो जो है वो जुडिशियल उसके पास पावर है करने की, और करता है तो वो कोई उससे उन्हें ऑफेंस कमिट नहीं की, मतलब जज ने कहा कि जी फांसी लगा दो या जेल भेज दो, तो जज ने कोई ऑफेंस कमिट नहीं की। इसी तरह जज के आर्डर की परसुएंस में कोई जज के आर्डर की कंप्लायंस करता है तो उसने भी कोई ऑफेंस कमिट नहीं की, उसने भी कोई ऑफेंस कमिट नहीं की। चलो जी, आगे जी आपका 80। 80 कहता है कि जी आपका इंटेंशनल, 80 कहता है कि जी आपका जो एक्ट आपका, वो आपका एक्सीडेंटल एक्ट है, एक्सीडेंटल एक्ट की कोई ऑफेंस नहीं होती। क्या? एक्सीडेंटल एक्ट की अ, जो है वो कोई ऑफेंस नहीं। एक्ट जो आपका एक्सीडेंटल है वो कोई ऑफेंस नहीं, मतलब आपने जो एक्ट किया, आपने जानने के नहीं किया, आपसे वो एक्ट हो गया है, और आपसे वो आपकी कोई इंटेंशन नहीं थी, क्रिमिनल इंटेंशन नहीं थी, क्रिमिनल नॉलेज नहीं था, आप वो करना भी नहीं चाहते थे, तो जो हो गया तो वो कोई ऑफेंस नहीं है, वो कोई ऑफेंस। देखें, कहता है कि जी नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाई एक्सीडेंट और मिसफॉर्चून, एक्सीडेंट और मिसफॉर्चून, विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन और क्रिमिनल नॉलेज, विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन या criminal knowledge, in the doing of lawful act, lawful manner, lawful means, with proper care and caution। ठीक है, मतलब कहता है कोई वो नथिंग इन ऑफेंस, मतलब वो कोई ऑफेंस नहीं है, वो ऑफेंस नहीं है। ठीक है। क्या कहता है? विच इज डन बाई एक्सीडेंट, एक्सीडेंट से हो जाता है या मिसफॉर्चून हो जाता है। एक्सीडेंट से कहता है कि जी जिस एक्सीडेंट होता है जिसमें आप इंजरी दूसरे पर्सन को करते हैं, और मिसफॉर्चून होता है जिसमें इंजरी आपको खुद को भी होती है। अब वो हुआ है विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन या क्रिमिनल नॉलेज। ठीक है। इन डूइंग ऑफ लॉफुल एक्ट इन लॉफुल मैनर बाय लॉफुल मीन्स, लॉफुल एक्ट लॉफुल मैनर और लॉफुल मीन्स से किया है। ठीक है, तो वो कोई फर्ज नहीं है। मतलब मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ कि जी आप गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है, गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं तो आपका आप विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन या क्रिमिनल नॉलेज, मतलब आपकी कोई क्रिमिनल इंटेंशन नहीं है, मतलब आपका प्लान नहीं है कि किसी को आपने हर्ट करना है, आपकी क्रिमिनल नॉलेज नहीं है कि जी आपको पता है कि जी किसी को इससे हर्ट भी नहीं होगा, आप लाफुल एक्ट कर रहे हैं, मतलब गाड़ी चला रहे हैं, और वो लाफुल मैनर, मैनर जो बताया गया है कि जी 60 की स्पीड से ज्यादा नहीं चलानी, अपनी साइड पे चलानी है, और आपके पास लाइसेंस होना चाहिए वो, और लाफुल मीन्स है कि जी आप लाफुल मीन्स कि जी अपनी गाड़ी है और आप एज पर ला आप चला रहे हैं।
ठीक है। विद प्रॉपर केयर एंड काशन, प्रॉपर केयर एंड काशन है कि जी आप गाड़ी चला सकते हैं, काशन ये है कि जी आपकी जो स्पीड है वो लिमिटेड है, जितनी कही गई है वो उतनी है। इस दौरान अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कोई पीछे से आपको मार देता है या कोई आगे आ भी जाता है तो वो कोई ऑफेंस नहीं है, वो कोई ऑफेंस नहीं है। ठीक है। इसकी वो नीचे भी एग्जांपल देता है, कहता है कि जी एक बंदा कुल्हाड़ी से काम कर रहा है, सामने बंदा कोई आ जाता है, वो कुल्हाड़ी से काम कर रहा है, वो प्रॉपर केयर के साथ कर रहा है, और वो कुल्हाड़ी निकलती है किसी को इंजरी कर देती है, तो उसकी तो वो किसी को मारने की जरूरत नियत नहीं है, ना ही वो किसी को मारना चाहता है, और किसी को लग जाता है तो वो कोई फैंस, वो कोई फैंस नहीं। सर जी मैडम। सर यहाँ पे देखे ना, इलस्ट्रेशन जो दी हुई है और उसका और यहाँ जो अप्लाई होती है फैक्ट, उससे कितना दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। अब कैसे? ये कह रहे थे हेड फ्लाइज ऑफ एंड किल्स अ मैन। सर हाँ। मक्खियां उड़ी और कुल्हाड़ी उससे चली, उसको पता ही नहीं चला। लेकिन सर हकीकत में जब भी आप कुल्हाड़ी, इस तरह का एक औजार है, जब भी आप यूज कर रहे होते हैं तो आपको पता होता है कि आपको कौन सी डायरेक्शन किस तरफ जा रही है ना। हम्म। तो सर मैं कहती हूँ कोई और इलस्ट्रेशन आप दें हमें, क्योंकि ये इलस्ट्रेशन जो लिखी हुई है इसमें और फैक्ट जो हकीकत है उसमें बहुत फर्क है सर। ये इलस्ट्रेशन क्या है मैडम, इलस्ट्रेशन क्या समझ आई आपको? सर मैं कह रही हूँ कि मक्खियां और कुल्हाड़ी का आपस में कोई लिंक नहीं है। कहाँ पे इतनी मक्खियाँ? ज्यादा मक्खियां नहीं हो सकती कि किसी और को कुल्हाड़ी से लग जाए। कहाँ पे द मक्खियाँ हेड हैं? फ्लाइज ऑफ। मैडम वही तो बात है, हमें हमें ना सम टाइम लगता है कि जी ये ला ही गलत लिखा हुआ है, और हम ये नहीं चाहते कि जी हमेशा ऐसे ही समझ ना आ रहा हो। सम टाइम ना ये क्लास में लाइव क्लास पढ़ाते हैं ना, तो उसमें भी बच्चे कहते हैं नहीं नहीं सर ये गलत कर दिया है, उनको पता ही नहीं था, ये इन्होंने गलती की है। तो मैं उनको कहता हूँ कि जी ये 200 साल तक वो चल रही है, कोई सियाना बंदा नहीं है जो इसको कहे। मैडम मिस शहनाज साहबा, यहाँ पे वो कहता है ना कि जी एक बंदा कुल्हाड़ी से काम कर रहा है, तो कुल्हाड़ी का जो हेड है ना, वो जो जिससे काटते हैं, वो वो निकल गया है, वो निकला है, तो उससे जो है वो आपका अगले बंदे के किसी को जान चली गई है। कुल्हाड़ी ना वो जो लोहे वाला पार्ट होता है जिससे हम काटते हैं, वो निकला है और अगले किसी पर्सन को इंजर कर देता है, तो मक्खियों वाली तो कोई इधर बात नहीं है शहनाज साहबा। मतलब आप जो ना कि वो अपने घर में काम कर रहा है और ड्यू केयर एंड काशंस के साथ कर रहा है, वो किसी को आ, मारना भी नहीं चाहता। ठीक है। और इससे वो किसी को ऑफेंस हो जाती है तो वो कोई ऑफेंस नहीं है, मतलब कोई आके किसी को इंजरी हो जाती है तो वो कोई ऑफेंस नहीं है, वो कोई ऑफेंस नहीं है। मैं अगर दूसरी एग्जांपल जो है मैंने दिया कि जी जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं, स्लो स्पीड से चला रहे हैं, किसी को मारना नहीं चाहते, किसी को कत्ल नहीं करना चाहते, और कोई आपकी गाड़ी के नीचे आ जाता है, ठीक है, तो वो कोई ऑफेंस नहीं है, या नीचे बैठा होता है या कोई आ जाता है तो वो कोई ऑफेंस नहीं है, ये एक्सीडेंट है। या इसकी मैं आपको 1000 एग्जांपल दे सकता हूँ कि जी सपोज के मिस शहनाज साहब जो है वो मतलब मैं कहूँगा जी मिस शहनाज साहब बैठी हैं उनके हाथ में सपोज के कोई बुक है या कुछ भी आपका मतलब टूल है या फायर है, मतलब पिस्टल है, पिस्टल बैठे हैं, पिस्टल चला रही हैं, पिस्टल इनको पता है कि जी पिस्टल में कोई गोलियां नहीं है, और गोलियां होती हैं इनको पता नहीं है, तो वो फायर चल जाता है, तो इन्होंने कोई ऑफेंस कमिट नहीं की। ठीक है। मतलब ये फायर चला सकती हैं, अपना फायर है, और इस पिस्टल से किसी को मारना भी नहीं चाहते, तो वो कोई ऑफेंस नहीं है, वो कोई ऑफेंस नहीं है।
सर सही है, असल में मेरी सर बुक में जरा फ्लाइज ऑफ है नहीं, कहीं भी लिखा ही नहीं हुआ, तो इसी वजह से सर मैं अच्छा कह अच्छा, रही वो थी कि मेरी बुक मिस्टेक में वो होगी होगी, जितनी भी। मिस्टेक होगी होगी, वो हो जाता है, हो जाता है, जी परेशान ना सर, हो। इसी वजह से मेरा हो रहा था। हाँ, जी ये सर। हेड से मुराद मैडम वो है, वो जो कुल्हाड़ी चौका काटने वाला है। ठीक हो गया। तो आप कोई गुड फेथ में आप एक्ट करते हैं और किसी को मारना नहीं चाहते, एक्सीडेंटल कुछ हो जाता है तो आपने कोई फैसला। चलें जी, 81 देखिए। 81 कहता है कि जी आप जो है वो 81 कहता है निसेसिटी नोज नोला, निसेसिटी नोज। 81 कहता है निसेसिटी नोज नोला, कि आपका जब आपको जरूरत हो तो जरूरत के वक्त कुछ भी करते हैं तो वो कोई फर्क नहीं, वो कोई फर्क नहीं है। जैसे एम्बुलेंस किसी एक जान बचाने के लिए कोई सिग्नल तोड़ देती है तो वो कोई फर्क नहीं है, वो वो कोई फैंस नहीं। एम्बुलेंस चीजें तो देती है, या इसमें है कि जी मेजर हार्म से बचने के लिए माइनर हार्म करते हैं तो वो कोई फैंस नहीं है। मतलब एक घर में आग लग रही है, उधर में आप देखें तो एक कमरे में एक है और एक कमरे को एक में एक बच्चा बैठा है, एक कमरे में 10 है। आप किसी एक को बचा सकते हैं तो वो 10 को बचाते हुए एक की जान चली जाती तो वो कोई फैंस नहीं है। इसी तरह रेलवे है, रेलवे पर चल रही है और आगे कोई एक पर्सन बैठा है। अगर रेलवे वाला ब्रेक लगाएगा, सडन ब्रेक मारेगा तो वो पीछे जो बोगियां होती हैं वो उलट सकती हैं और उससे हजारों कैजुअलिटीज हो सकती हैं। तो हजारों को बचाने के लिए अगर कोई एक बंदा आगे आ भी जाता है तो वो कोई ऑफेंस नहीं है। ये आपका निसस्ती है, तो निसस्ती वक्त के वक्त रूल अप्लाई नहीं होते, वो लॉ अप्लाई नहीं होता, लॉ फिर एक्सेप्शन में चला जाता है, लॉ फिर एक्सेप्शन में चला जाता है। देखिए कहता है नथिंग इज एन ऑफेंस, नथिंग इज एन ऑफेंस, वो ऑफेंस नहीं है। क्या कहते हैं, merely by the reason of doing with the knowledge that it is likely to harm, जो आपको पता है कि जिससे कोई किसी को हार्म हो सकता है, किसको हार्म हो सकता है। कहता है इफ इट इज डन विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन टू कॉज हार्म इन गुड फेथ फॉर द पर्पज ऑफ प्रिवेंटिंग या अवॉइडिंग अदर हार्म टू पर्सन और प्रॉपर्टी, पर्सन और ठीक है। तो वो कहता है कि जी अगर ये कोई फंस नहीं है, ठीक है, अगर एक एक्ट होता है एक डन विद एनी क्रिमिनल इंटेंशन टू काज हार्म, विद विदाउट क्रिमिनल मतलब किसी को विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन करते हैं, या इन गुड फेथ फॉर द पर्पज ऑफ प्रिवेंटिंग और अवॉइडिंग अदर हार्म टू द पर्सन और प्रॉपर्टी, मतलब आदर हार्म से बचने के लिए कोई आप करते हैं। तो यहाँ पे वो बता रहा है कि जी आपका मेजर हार्म से बचने के लिए माइनर हार्म करते हैं तो वो कोई फर्ज नहीं, मेजर हार्म से बचने के लिए माइनर हार्म करते हैं तो वो कोई फर्ज नहीं है, वो कोई फर्ज नहीं है।
चलें देखें। आपका नीचे वो बताता है कि ये क्वेश्चन फैक्ट होगा कि जी आपने ये बताना है कि जी हमने मेजर हार्म से बचने के लिए माइनर हार्म किया है। ठीक है। मेजर मतलब आप, मैं कहूँगा जी आप गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी के ब्रेकें फेल हो जाती हैं, एक साइड पे 1 पर्सन है, एक साइड पे 100 पर्सन है। आप 101 पर्सन की तरफ चले गए, बाकी 100 को बचाया, तो आपने कोई एक्ट ऑफ कमिट नहीं किया। क्यों? क्योंकि आपकी किसी को मारने की इंटेंशन नहीं थी। आपने मतलब वो गुड हार्म से बचने के लिए, मतलब एक हार्म से बचने के लिए दूसरा हार्म किया, तो वो कोई ऑफेंस नहीं है। ठीक हो गया। देखिए ना इसमें, ये देखें, कहता है जी ए इन ग्रेट फायर pulled down a house in order to prevent the conflagration from spreading। ठीक है। he does with the intent and good faith of saving human life or property। here he found that harm to be prevented was a nature to seem so imminent to excuse A's act। A is not guilty of offense। ठीक है। तो कहता है जी जब फायर लगी है तो उसने आग से बचाने के लिए, मतलब उसने क्या किया, वो दरवाजा बंद कर दिया आग को बंद करने के लिए। मतलब उसको पता है कि जी मतलब पूरे घर में आग लगा है, पूरे घर में 10 कमरे हैं। अब उसने वो दरवाजा बंद कर दिया, उसने कहा कि जी एक कमरे में जितनी नुकसान हो, बाकियों में कोई नुकसान ना हो, या बाकियों में बाहर आ गए, बाकी जाने बच जाए। तो उसने कोई फैस कमिट नहीं की। ठीक है। कहता है ए इन ग्रेट फाइल पुल डाउन दी हाउस इन ऑर्डर टू प्रिवेंट कन्फ्लिग्रेशन फ्रॉम हाउस। मतलब वो हाउस पुल डाउन कर देता है, तो उसने कोई ऑफेंस कमिट नहीं की, वो उसकी नीयत ही है कि जी ये आग मजीद ना फैले। ठीक है। और उसने ये जो एक्ट किया है कि इंसानी जानी को बचाने के लिए या प्रॉपर्टी को बचाने के लिए किया है, तो यहाँ पे उसने कोई ऑफेंस कमिट नहीं की। यहाँ पे उसने कोई ऑफेंस कमिट, उसने कोई ऑफेंस कमिट। जी क्लियर है यहाँ तक? जी सर क्लियर है। चल आगे देखें। 82 83। देखिए 82 83। 82 जो है ना, 82 ये एब्सल्यूट इम्यूनिटी है। इम्यूनिटी या एक्सेप्शन है। और 83 जो है वो आपका 83 कंडीशनल है। 83 आपका कंडीशनल है। कम्युनिटी मतलब ये आपका 82 आपका जनरल एक्सेप्शन है। मतलब वो एब्सोल्यूट एक्सेप्शन है कि जी लाजमी आपको माफी मिलनी है, मतलब वो चाहे हो ना हो। मतलब आपका है ये 83 कहता है कि जी 10 years ओल्ड एक्ट। ठीक है। ये इसी तरह आप 83 देखें तो वो आपका ये कहता है कि जी 10 से 14 साल का जो पर्सन है उसकी एक्ट, पर्सन एक्ट। यहाँ पे ना कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि जी आपका, वो कहता है 82 में तो कहता है कि जी बस आपकी एज 10 साल से कम हो, बस 10 साल से कम हो, जो मर्जी आपका एक्ट है वो आपको एक्सेप्शन है, कोई ऑफेंस नहीं। वो कोई ऑफेंस नहीं, 10 साल से कम में कोई ऑफेंस नहीं है। इसी तरह 83 कहता है कंडीशनल इम्यूनिटी कि जी आपका 10 से 14 साल का है, 10 साल, 10 से 14 साल का आपका
पर्सन है, तो वहां पे कंडीशन ये है कि जी हम देखेंगे उसकी मेच्योरिटी लेवल। क्या अपने एक्ट की नेचर जानता था ये नहीं जानता था, मतलब वो फायर मार रहा है, फायर कर रहा है, तो क्या उसको पता है कि जब मैं फायर मारूंगा तो कोई मर जाएगा, उसको पता है? अगर उसको पता है तो वो उसने कहा कोई एक्ट ऑफेंस नहीं है। ठीक है, अगर उसको पता है तो उसका एक्ट ऑफेंस है। अगर उसको पता नहीं है, अगर उसको पता नहीं है तो वो कोई ऑफेंस नहीं, कोई ऑफेंस नहीं है। अगर उसको अपने एक्ट के नेचर को पता है, मतलब फायर, मतलब मैं कहूँगा जी ईंट है, ईंट मारूं तो वो, उसको पता लगे कि जी एक ईंट मारे किसी को तो बंदे की जान चल सकती है, जान जाने का मतलब है कि जी वो बंदा मर जाएगा, तो उसका ये एक्ट ऑफेंस है। और अगर कोई ये चीजें पता नहीं है कि जी ईंट क्या होती है, जान क्या होती है, वो इन चीजों को नहीं समझता, तो वो आपका कोई ऑफेंस नहीं होगी। ठीक है, तो ये 82 83 आ जाता, ये आपका एब्सल्यूट इम्यूनिटी है, एब्सल्यूट एक्सेप्शन है। ये 83 में कंडीशनल एक्सेप्शन है, वो देखी जाएगी। ठीक है, कहता है नथिंग दैट विच इज डन बाय दी 10 years। अच्छा, ये पहले 2016 से पहले ये 7 साल था, अब 2016 में उन्होंने चेंज किया। 2016 में उन्होंने 7 साल को 10 साल कर दिया है, इधर नीचे 7 से 12 था, तो ये 10 से 14 कर दिया है, 10 से 14 कर दिया। ठीक है, कहता है कि नथिंग इन ऑफेंस विच इज डन बाई चाइल्ड अबव 10 years या अंडर 14 years who has not attained the sufficient maturity of understanding to judge of the, वो उसके पास सफिशिएंट मेच्योरिटी नहीं है, इतनी मेच्योर नहीं है, किस लिए, किस चीज के लिए? टू जज द नेचर एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ कंडक्ट ऑन दैट ओकेजन। मतलब वो जिस टाइम वो एक्ट कर रहा था, उस टाइम उसको नहीं पता था कि जी इस एक्ट के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, इस एक्ट के कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे, तो वो कोई ऑफेंस नहीं। मतलब सिंपली वो कहता है कि जी अगर उसके पास सफिशिएंट मेच्योरिटी नहीं है कि जी उसने जो एक्ट किया है, उस एक्ट के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, मतलब उसने जो फायर किया है, फायर के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। जिस टाइम फायर कर रहा है उस टाइम उसको पता नहीं था कि जी फायर के कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे, तो वो उसको कोई ऑफेंस नहीं है। अगर उसको पता था तो वो फिर ऑफेंस में आ जाएगा। आगे 85 84 भी ये कहता है कि जी 84 कहता है कि जी नथिंग विच इज डन बाई पर्सन who at the time of doing it by the reason of unsound mind या incapable of viewing the nature of a act, या that his act is doing what is either wrong or contrary to, either wrong या contrary to law। ठीक है, तो वो कहता है कि जी वो कोई ऑफेंस नहीं है। ठीक है, जो बंदा एक अनसाउंड माइंड पर्सन करता है, पागल आदमी करता है, या कोई ऐसा पर्सन करता है जिसको अपने एक्ट की नेचर का नहीं पता होता कि जी वो उसका एक्ट गलत है या अगेंस्ट द लॉ है, उसको अगर ये चीजें पता नहीं है तो वो कोई ऑफेंस कमिट नहीं करता है, वो कोई ऑफेंस नहीं, वो कोई ऑफेंस नहीं। चलो जी, मतलब यहाँ पे देखे ना, वो आपका अनसोलमेंट कौन होता है, अनसोलमेंट कि वो आपका एक इडियट होता है जो पहले दिन से ही पागल होता है, और दूसरा है लुनेटिक। लुनेटिक होता है
आफ्टर बर्थ। और ये कभी ठीक होता है कभी ठीक नहीं होता, कभी ठीक होता है कभी ठीक नहीं होता, या फिर वो ड्रंकर है, या जो मेंटली डिस्टर्ब है, वो अनसॉल्व में आता है। ला या कोर्ट जो है ना, कोर्ट प्रिज्यूम करती है कि जी हर बंदा सेन है। मतलब मैं कहूँ कि जी मिस्टर ए ने एक्ट किया, मिस्टर ए प्ली लेता है कि जी मैं पागल था उस टाइम, मैं उस टाइम पागल था, मुझे नहीं पता था कि जी मैं क्या कर रहा था। तो वो उसका कोर्ट ये प्रिज्यूम करेगी कि जी उसने जो किया है वो उसको पता था, वो जानता था, वो अपने एक्ट की नेचर जानता था। सर ये डिजीज ऑफ माइंड क्या है? मैडम ये जो पागल हो जाते हैं, मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, पागल हो जाते हैं जो। लुनेटिक में तो आपने यही बताया ना कि इंटरवल्स के साथ जो लोग होते हैं, कभी ठीक होते हैं कभी नहीं। लुनेटिक में तो यही बात है। लुनाटिक में ये ना कुछ जो बीमार हो जाते हैं, मतलब ज़हनी बीमार, मतलब को वो कभी वो बिल्कुल ठीक होते ही नहीं है। ये तो ड्रग, ये जो लुनेटिक है ना, लुनेटिक, लुनेटिक एक दिन ठीक दूसरे दिन ठीक नहीं है, या 1 घंटा ठीक है 4 घंटे ठीक नहीं है, या 4 घंटे ठीक है 1 घंटा ठीक नहीं है। तो ये इंटरवल पीरियड का होता है लुनेटिक। और ये ये जो वो जैसा गजनी मूवी की आपने एग्जांपल दी थी, जैसे उसमें वो आमिर खान को दिखाया हुआ है। तो हाँ, सर ये डिजीज माइंड क्या है, इसकी इसकी एग्जांपल दें। इसकी एग्जांपल ये है ना मैडम कि वो मतलब समझ लीजिए पागल हो गया कुछ दिन के लिए, मतलब कोई बंदा स्ट्रेस ले लेते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो वो उस सेंस में वगैरह है। एक्सक्यूज मी सर। जी सर। सर ये ड्रिंकर क्यों आएंगे सर इस कैटेगरी में? ड्रंकर मैं यहाँ पे बता रहा हूँ अनसाउंड माइंड की डेफिनेशन, अच्छा अच्छा अच्छा। अनसाउंड माइंड की डेफिनेशन बता रहा हूँ यहाँ पे, सिर्फ सेक्शन वो जनरल नहीं है, ये जनरल में बता रहा हूँ, अनसाउंड माइंड की डेफिनेशन बता रहा हूँ ठीक 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 सर, समझ गया। मैं। हाँ। सर वो मैं समझा था कि 84 के अंदर आप कह रहे हैं कि इसमें नहीं जो नहीं, अनसाउंड माइंड है इसमें ड्रंकर भी आएंगे। ड्रंकर का सर अगला फिर आ ये तो जाएगा। एक क्लीन ये नहीं जा सकती है। ये जनरल ब्रॉडर सेंस में ये आंसर अच्छा। मैनिपुलेशन है। ड्रंकर भी उस ठीक। टाइम वो अपने एक्टिंग की नेचर नहीं जान रहा होता। लेकिन सर इससे तो एक प्रॉब्लम हो जाएगा ना सर, एक आदमी जो है वो किसी को मर्डर करके बाद में क्या कहते हैं ड्रिंक कर लेता है, तो सर फिर वो कैपिटल पनिशमेंट से तो बच जाएगा। नहीं, वो देखा जाता है ना कि क्या उस टाइम, जिस टाइम उसने एक्ट किया, क्या वो अपने एक्ट की नेचर जानता था या नहीं जानता था। हमने सीआरपीसी में पढ़ा है ना, 470 में, 469 और 470 में कोर्ट ये फैसला करती है कि जी जी जिस सर। टाइम एक्ट आया हुआ है उस टाइम तो वो अपने एक्ट की नेचर वो मतलब प्रोसीडिंग जान रहा है, और जिस टाइम उसने एक्ट किया था क्या वो उस टाइम वो साउंड माइंड था या नहीं था। तो पता चल जाता है, एविडेंस से पता चल जाता है कि जी जिस टाइम उसने एक्ट किया वो अपने एक्ट की नेचर जानता था या नहीं। जी सर। हम्म, चलें सर एटी अगर फोर किसी को सर अगर किसी को नींद में चलने की बीमारी हो और उस टाइम कोई एक्ट कर देता है तो वो भी अनसाउंड माइंड में आते हैं। वो भी आंसर, मतलब देखे ना अब्दुल गफ्फार साहब, वो उस टाइम अपने एक्ट की नेचर नहीं जान रहा होता, उस टाइम अपने एक्ट की नेचर नहीं जान रहा होता, तो वो कोई फर्क नहीं है। राइट सर। चलें जी 84 देखें, 85, 85 कहता है कि जी आपका ड्रंकर पसंद। देखें, ड्रंकर पर्सन कोई एक्ट करता है, और वो आपका ड्रंकर को पर्सन कोई एक्ट करता है, तो वो कोई ऑफेंस नहीं है। कहता है नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाई पर्सन हु एट द टाइम ऑफ डूइंग इट बाय रीजन ऑफ इंटॉक्सिकेशन।
मतलब जब रीजन ऑफ इंटॉक्सिकेशन, इनकैपेबल ऑफ knowing the nature of a act, that his act was either wrong or contrary to law। मतलब वो पर्सन जो है ना, वो इनकैपेबल था तो वो अपने एक्ट की नेचर नहीं जानता है। मतलब वो आपका इंटॉक्सिकेशन था, तो इंटॉक्सिकेशन की सूरत में अब वो इनकैपेबल था अपने एक्ट की नेचर जानने से। मतलब इंटॉक्सिक नशे में था, नशे में नहीं उसको पता चल रहा था कि जी वो जो एक्ट कर रहा है क्या वो ठीक है या नहीं है, क्या वो लॉ के अगेंस्ट है या नहीं है, मतलब वो इसमें है। ठीक है, तो वो कोई फर्ज नहीं है। मतलब नशे में कोई बंदा एक्ट करता है और तो वो कोई फर्ज नहीं है। ये हमें 85 करता है। इसकी फिर एक्सेप्शन रखी है कि जी हाँ शर्त ये है कि जी उसको जो नशा दिया गया है, दैट थिंग वाज intoxicated was administered to him without his knowledge, against his will। मतलब जो उसको नशा दिया गया है उसकी मर्जी के अगेंस्ट है, जो नशा दिया गया है उसके नॉलेज के अगेंस्ट है, तो वो कोई फर्क। ठीक है, मतलब मैं कहूँगा जी सुहेल साहब है, सुहेल साहब एक दोस्त की शादी पे जाते हैं, ठीक है, या दोस्त की बर्थडे पे जाते हैं, तो सुहेल साहब को कहते हैं कि जी ये ले पी। सुहेल साहब कहते हैं नहीं नहीं मैं पीता नहीं हूँ। कहते नहीं नहीं आज तो दोस्त या की शादी है या दोस्त की बर्थडे है, आज तो पीना पड़ेगा। कहते हैं नहीं 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 मैं नहीं पीता। तो सुहेल साहब को इनकी विल के अगेंस्ट पिला देते हैं, इनकी विल के अगेंस्ट, इनकी मर्जी के खिलाफ पिला देते हैं। तो ये सुहेल साहब नशे में आ जाते हैं, नशे में फिर उनको पता नहीं होता कि ये क्या कर रहे हैं, तो इनका कोई एक्ट ऑफेंस नहीं है। या सुहेल साहब जाते हैं उस बर्थडे पे या शादी पे, तो वहां पे सुहेल साहब को कहते हैं ये ले स्प्राइट पिए। ठीक है, तो सुहेल साहब स्प्राइट समझ के पीते हैं, वो स्प्राइट नहीं होती, वो शराब होती है। वो स्प्राइट नहीं होती, शराब होती है। तो ये उनके साथ वो विदाउट हिज नॉलेज है। ठीक है, तो ये कोई फैसला नहीं है। ये कोई ऑफेंस नहीं है। मतलब सुहेल साहब को तो कहा लगा कि ये चले जी मैं स्प्राइट है मैं पी लेता हूँ, बाद में पता चला है वो स्प्राइट नहीं थी, कुछ और था, और वो पी के स्प्राइट सुहेल साहब कुछ करते हैं, तो वो कोई ऑफेंस नहीं है। चलो जी, 86 देखिए। अच्छा 86 85 की एक्सप्लेनेशन है। 85 में हमें सिंपली बता दिया गया कि जी एक बंदा जो है नशे में इनकैपेबल हो जाता है अपने एक्ट की नेचर जानने के लिए, नेगेटिव नेचर नहीं जानता, या उसको नहीं पता होता कि जी जो वो कर रहा है वो ठीक है या नहीं है, तो वो कोई ऑफेंस नहीं है। शर्त यह है कि जी उसको वो जो नशा दिया गया है उसकी नॉलेज के अगेंस्ट हो या उसकी विल के अगेंस्ट हो, तो वो कोई ऑफेंस नहीं है। नॉलेज के अगेंस्ट है या विल के अगेंस्ट है, तो वो कोई ऑफेंस नहीं है। ये हमें 85 में बताया गया। ठीक हो गया। आगे 85 देखें, 86 कहता है कि जी आपको ना प्रूव करना पड़ेगा, आपको प्रूव करना पड़ेगा। अगर प्ली लेते हैं कि जी आपको जो नशा दिया गया आपकी नॉलेज के अगेंस्ट है या आपकी नॉलेज के अगेंस्ट था, ये विल के अगेंस्ट था, तो आपको प्रूव करना पड़ेगा कि जी ये एक्ट आपका। ठीक है, आपको प्रूव करना पड़ेगा कि जी ये जो एक्ट है या ये जो नशा ये दूसरा दिया गया है
आपके नॉलेज के अगेंस्ट दिया गया है या आपको आपके अगेंस्ट विल दिया गया है, कोर्ट ये प्रिज्यूम करेगी कि नहीं आपने ये जान के किया है, नशा भी जान से के किया है, और जान के ही आपने सारा कुछ किया है। मतलब किसी ने आपको नशा नहीं दिया, आपने खुद नशा किया है। और कोर्ट ये प्रिज्यूम करेगी कि जी जिस टाइम आप एक एक्ट कर रहे थे, आप अपने एक्ट की नेचर जानते थे, आप अपने एक्ट की नेचर जानते थे। चलें, कहता है इन केस वेयर एक्ट इज डन इज नॉट ऑफेंस, मतलब वो हमें बता देगा जी 85 वाला है कि जी जो ऑफेंस नहीं है, अनलेस विद पार्टिकुलर इंटेंशन एंड नॉलेज, मतलब आपको नॉलेज नहीं है तो कोई ऑफेंस नहीं है, मतलब आपकी इंटेंशन नहीं है तो कोई ऑफेंस नहीं है, मतलब आपको पता ही नहीं था कि ये शराब है तो कोई ऑफेंस नहीं है, या आप किसी को ऑफेंस कत्ल करना ही नहीं चाहते थे तो कोई ऑफेंस नहीं है। ठीक है, कहता है अ पर्सन हु डज एन एक्ट इन स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेशन शैल बी लायबल टू बी डेल्ट इफ ही हैज सेम नॉलेज एज वुड हैव नॉट बीन इंटॉक्सिकेटेड। मतलब कहता है कि जी अगर एक बंदा इंटॉक्सिकेशन मतलब करता है तो वो समझा जाएगा कि जी वो बंदा इंटॉक्सिकेटेड नहीं था, या वो समझा जाएगा, ये कोर्ट समझेगी, ठीक है, कि जी वो इंटॉक्सिकेटेड नहीं था, वो बगैर इंटॉक्सिकेशन के उसने एक्ट किया है। वो अपने एक्ट का लाबल भी ऐसे होगा जैसे वो नशे में नहीं था, जैसे में नशे में नहीं था। शर्त यह है कि जी अनलेस ही द थिंग एडमिनिस्टर्ड टू हिम वाज टू हिम विदाउट हिज नॉलेज या अगेंस्ट हिज विल। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज आपने समझना है कि जी अगर कोई एक बंदा इंटॉक्सिकेशन की हालत में एक्ट करता है तो लॉ ये समझता है, कोर्ट ये समझती है कि जी उसके पास नॉलेज था और वो नशे में नहीं था, मतलब वो अपने एक्ट की नेचर भी जानता था और वो नशे की हालत में नहीं था, नशे की हालत में भी नहीं था, नशे की हालत में भी नहीं था। शर्त यह है कि जी वो प्रूव उसने करना है, बर्डन ऑफ प्रूफ उस शख्स पे होगा, उसने प्रूव करना है कि जी ये जो नॉलेज है या ये जो मतलब ये जो उसको बताया गया है, मतलब जो उसको एडमिनिस्टर किया गया है, वो उसके अगेंस्ट विल था या उसको पता नहीं था। सर सर बात तो सारी समझ आ गई, लेकिन सर अगर आप बात करें कि सेक्शन 85 और 86 में डिफरेंस की बात करें कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 85 और 86, तो फिर हम क्या कहेंगे, क्योंकि यही बात हम 85 में कर रहे हैं, मैडम नहीं नहीं, यही बात सुन हम 86 में कर सु- रहे हैं। सुन ले मिस मुसर्रत साहबा, मैडम जी सर। 85 में सिंपल उसने बता दिया है कि जी एक बंदे ने ऑफेंस कमिट की, नशे की हालत में कोई एक्ट किया तो उसका एक्ट ऑफेंस में नहीं है, ये 85 कहता है। आगे 86 कहता है कोर्ट की प्रिजम्पशन, जब कोर्ट के पास केस आएगा तो कोर्ट ये प्रिज्यूम करेगी कि ये बंदा अपने एक्ट का लायबल ऐसे ही है जैसे इसने बगैर नॉलेज के, बगैर नशे के एक्ट किया हो, और ऐसे ही लायबल है जैसे इसको पता था कि जी ये रॉन्गफुल एक्ट है और ये उसको पता था कि जी ये एक्ट कंट्रेरी टू लॉ है। कोर्ट की ये प्रिजम्पशन है। मैं इसके साथ ना 121 लिखा हुआ है, ये 181, वो 121 भी हम पढ़े ना, क्यूएस होगा, तो वो ये कहता है कि जी जब एक पर्सन प्ली लेता है कि जी उसकी ऑफेंस जनरल एक्सेप्शन में आती है या सेल्फ डिफेंस में आती है, ठीक है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ उसी अक्यूज पे होता है, और कोर्ट प्रिज्यूम करती है, कोर्ट शैल प्रिज्यूम दैट द अब्सेंस ऑफ सच सर्कमस्टांसेस, कोर्ट प्रिज्यूम करते हैं कि नहीं ऐसे कोई सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट नहीं करते थे, कोर्ट प्रिज्यूम करते हैं कि जी ऐसी कोई सर्कमस्टांस एग्जिस्ट नहीं करते थे, मतलब कोर्ट ये प्रिज्यूम करते हैं कि जी नहीं इसको किसी ने वो नशा नहीं दिया, इसने नशा भी अपनी मर्जी से किया है, और ये जो एक्ट कहता है कि जी मुझे एक्ट का नॉलेज नहीं था तो इसको अपने एक्ट के नॉलेज का भी, एक्ट का नॉलेज भी था, ये कोर्ट की प्रिजम्पशन है। सर सिंपली जब इस तरह से ड्रंक का केस होगा तो फिर वहां पे 85 और 86
दोनों कंबाइनली अप्लाई होंगे, क्योंकि ऐसे अगर क्या? किसी ने ड्रंक में है तो फिर उसको प्रूव तो करना पड़ेगा इस बात को कि जी मैंने ड्रंक की हुई है लेकिन मेरी विल के अगेंस्ट है। हाँ, यहाँ पे देखे ना, मैं आपको दिखाता हूँ। ये 121 है। यहाँ पे देखें, कहता है कि जी एक पर्सन जब एक्यूज है ऑफेंस का, और वो एक्यूज जो है वो कहता है कि जी ये मेरा एक्ट जनरल एक्सेप्शन में आता है या स्पेशल एक्सेप्शन में आता है, या वो मतलब जो है वो किसी दूसरे कोड में बताया गया कि जनरल एक्सेप्शन है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ उसी एक्यूज पे ही है। बर्डन ऑफ प्रूफ उसी एक्यूज पे है। कोर्ट की क्या प्रिजम्पशन होगी? कोर्ट शैल presume द absence ऑफ सच circumstances। कोर्ट ये प्रिज्यूम करेगी कि ये बंदा नशे में नहीं था। कोर्ट ये प्रिज्यूम करेगी कि ये बंदा जान के किया है। कोर्ट ये प्रिज्यूम करेगी कि ये बंदा कोई उसमें नहीं आता। चलो जी, आगे जी आपका 87, 88, 89, ये तीनों कंसेंट से रिलेटेड है। 87, 88, 89 ये कंसेंट से रिलेटेड है। फिर आगे 90 में कंसेंट को डिफाइन करता है। फिर 91 में कहता है कि जी हाँ, आप गुड एक्ट की तो कंसेंट दे सकते हैं, जो एक्ट इट सेल्फ ऑफेंस है उसकी आप कंसेंट भी नहीं दे सकते। उसकी आप कंसेंट भी नहीं दे सकते। चलिए पीछे आप तक ये 86 तक किसी का क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। 86 तक। जी, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। चलें जी। चलें देखें, 86 कंसेंट। 87 कहता है कि जी आप जब स्पोर्ट्स में किसी को कंसेंट देते हैं और अगला बंदा अनइंटेंशनल कोई एक्ट करता है और आपको हर्ट हो जाती है, तो आपको हर्ट हो या कुछ भी हो जाता है तो कोई ऑफेंस नहीं किया उसने। 88 कहता है डॉक्टर ने गुड फेथ में कहा आपका आपकी मर्जी से आपका इलाज किया है, आपका ऑपरेट किया है, आपको कुछ हो जाता है तो डॉक्टर कोई ने कोई ऑफेंस कमिट नहीं की। 89 कहता है कि जी आप ये जो हकीम वगैरह होते हैं, मतलब वो कोई पर्सन जो माइनर का या अनसाउंड माइंड का कोई इलाज करता है विद द कंसेंट ऑफ गार्डियन करता है और गुड फेथ में करता है तो उसने कोई फैंस नहीं की। ये बताया गया 89। 89 में बताया। ठीक है, चलें देखें।
चलें देखें। कहता है कि जी आपका nothing is done which nothing which is not intended to cause death या grievous hurt, ठीक है, या विच इज नो नॉट नोन बाय डूअर इज लाइकली टू कॉज डेथ या ग्रीवियस हार्ट। मतलब कहता है कोई भी एक्ट जो जिसमें आपकी इंटेंशन नहीं है कि किसी की आप डेथ कॉज करना चाहते हैं, जिसमें आपकी इंटेंशन नहीं है कि किसी को आप ग्रीवियस हर्ट करना चाहते हैं, जिसमें आपको पता नहीं है कि जी इसमें डेथ हो सकती है या किसी की को ग्रीवियस हर्ट हो सकती है। मतलब डॉक्टर ऑपरेट कर रहा है या वो दूसरा स्पोर्ट्स में है, मतलब स्पोर्ट्स में जैसे क्रिकेट खेल रहे हैं, तो क्रिकेट में आपको पता है कि जी आपको नहीं पता कि जी किसी को, हाँ वो ग्रीवियस हार्ट हो सकती है, किसी की डेथ हो सकती है। इस पे वो आप देखे ना, वो ऑस्ट्रेलियावी क्रिकेटर था, वो फिलिप ह्यूज था। ह्यूज, इस तरह था नाम उसका, ह्यूज या ह्यूज था, वो ऑस्ट्रेलियावी क्रिकेटर। जी जी सर। सही लिखा है वो स्पेलिंग, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर था। जी सर यही था। लास्ट में एस है सर, यूज में। ये ठीक है। चलें, ये लेस्ट वो क्रिकेट के दौरान ना उसको बाल लगी, और वो बाल लगी, और वो उसी टाइम बाल की वो मतलब इंजरीज से सकम टू इंजरीज वो डेथ हो गई। यह आपने देखा है कि जी शुएब अख्तर ने कितने बाउंस लगाए हैं। शुएब अख्तर ने गंगोली, सौरव गंगोली को मारा, वो उसको ये मतलब लगा और वो काफी देर बेहोश पड़ा रहा। शुएब अख्तर ने वो गैरी क्रिस्टन का मुंह तोड़ दिया था, मतलब वो उसको ब्लीडिंग आ गई थी। इसी तरह शुएब अख्तर ने जो लारा को लगाया था, लारा बेहोश हो गया था। तो शुएब अख्तर ने कोई एक्ट ऑफेंस कमिट किया है? नहीं। शुएब अख्तर ने तो वो बॉलिंग की है, वो ना किसी को मारना चाहता है, ना किसी को करना चाहता है, ना किसी को, ना वो किसी की डेथ का करना चाहता है, ना किसी को हार्ट ग्रीवस हर्ट करना चाहता है, ना ही उसको पता है कि जी मेरी बॉलिंग से किसी की हर्ट इंजरी हो सकती है। ठीक है। वो तो कहता है कि जी आपका वो मतलब कहता है फिर वो ऑफेंस नहीं होगी, नथिंग विच इज नॉट इंटेंडेड टू डन विद वो ऑफेंस, वो ग्रीवियस हर्ट या ग्रीवियस, मतलब वो आप जैसे आप किसी को ग्रीवियस हर्ट या जैसे आप किसी को ग्रीवियस हर्ट नहीं करना चाहते, या आप वो नहीं करना चाहते, वो ऑफेंस नहीं है। बाय रीजन दैट एनी हार्म दैट मे कॉज आर इंटेंडेड टू बी कॉज बाय डूअर to any person above 18 years who has given consent, whether express or implied, टू सफर हार्म। मतलब वो कहता है कि जी दूसरा पर्सन भी कंसेंट देता है, वो 18 साल प्लस है, कंसेंट देता है कि जी कुछ हो गया तो मुझे कोई इशू नहीं है, ठीक है, तो आप कोई एक्ट करते हैं तो वो कोई फंस नहीं है। बाय रीजन एनी हार्म दैट इट मे नोन बाय द डूअर टू बी लाइकली टू कॉज आर सच पर्सन टू बी कंसेंटेड टू टेक रिस्क ऑफ दैट। मतलब वो कहता है जिसको हार्म पहुंचा रही है वो उसने कंसेंट दी हुई है कि जी अगर ये इतनी हद तक रिस्क आ भी गया तो आप लायबल नहीं है। आप इसके ना नीचे सिंपल भी दे रहे हैं कि जी जो मुक्काबाजी है, जो रेसलिंग है, रेसलिंग में भी एक दूसरे को कंसेंट देते हैं कि जी ठीक है कुछ इंजरी हो गई है, हर्ट हो गया है या डेथ हो गई है तो आप लायबल नहीं होंगे, आप लायबल नहीं होंगे, आप लायबल नहीं होंगे, तो वो इसमें से आता है, वो इसमें आता है। ठीक है, मतलब आप ना फेयर प्ले कर रहे हो, क्या फेयर प्ले हो, मतलब आप फाउल प्ले ना खेलें, फेयर प्ले खेलें। फेयर प्ले मतलब मैं कहूँगा जी आप लायल होके खेलें। ऐसा नहीं है कि जी आपकी नीयत ना हो कि जी आपने उसको मारना हो, ऐसा ना हो। ठीक है, मैं अगर कहूँ ना कि जी जैसे आपने वो देखी होगी फिल्म वो
अपने मूवी है, बॉबी देओल, सनी देओल और धर्मेंद्र की। और उसमें जो बॉक्सिंग के लिए जाता है वो बॉबी देओल प्ले करता है, उसके साथ अगला जो अपोनेंट होता है लुक्का उसका नाम होता है। उसने ना केमिकल डालता है बॉबी देओल की आंखों में और उसको दिखाई नहीं देता और वो उसको मार देता है। तो ये जो उसका एक्ट है ये फॉल प्ले है, वो उसका एक्ट ऑफेंस होगा। अगर वो फेयर प्ले कर रहा है, जैसे खेलते हैं ये भी खेल रहा है वो खेल रहा है, और उससे बॉबी देओल की पसलियां टूट जाएं या बॉबी देओल की डेथ भी हो जाती तो वो कोई ऑफेंस नहीं है, फेयर प्ले होना चाहिए। तो यहाँ पे देखे ना, कहता है ए और जी जो है आपस में आ, आ, जी एग्री होते हैं, फेंस होते हैं each other for the amusement. This agreement implies to the consent of each to suffer any harm which in course of fencing may cause it without foul play if while a playing fairly hard एक मिनट नो offense। मतलब ए जो है वो फेयर प्ले करता है, उससे किसी को अगले पर्सन को हर्ट हो भी जाता तो वो कोई ऑफेंस नहीं है, वो कोई ऑफेंस नहीं है। ठीक है। तो मतलब सिंपली वो कह रहा है कि जी देखें, आप कोई एक्ट करते हैं जिसमें आप किसी की डेथ काज नहीं करना चाहते, जिसमें किसी को आप ग्रीवियस हर्ट नहीं करना चाहते, आपको पता है कि जी, मतलब आपको पता नहीं है कि जी ये इससे ग्रीवियस हर्ट या हो भी सकती है, और वो जो एक्ट कर रहे होते हैं वो विद कंसेंट के साथ कर रहे होते हैं, और अगला बंदा जिसने कंसेंट दी है उसकी एज भी वो 18 प्लस है, मतलब 18 प्लस है, मतलब वो साउंड माइंड है, वो अपनी कंसेंट दे सकता है, मेजर है, मेजर पर्सन की कंसेंट चल जाती है, तो वो कोई ऑफेंस नहीं है, वो कोई ऑफेंस नहीं है। चलो जी, आगे है जी आपका 88। मतलब वो कहता है कि जी एक पर्सन आपके फायदे के लिए कुछ करता है, गुड फेथ में करता है, बगैर किसी इंटेंशन के, बगैर किसी क्रिमिनल इंटेंशन के, बगैर किसी ऑफेंस कमिट करने के करता है, तो उसने कोई ऑफेंस कमिट नहीं किया, उसने कोई ऑफेंस कमिट नहीं की। ठीक है। कहता है नथिंग विच इज डन नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ। मतलब वो जो आप किसी को डेथ काज नहीं करना चाहते इज एन ऑफेंस बाय रीजन ऑफ एनी हार्म आर intended to any cause or knowing that is likely to cause that any person for whose benefit it is done in good faith। जिसके बेनिफिट के लिए हो रहा होता है, मतलब जिसके बेनिफिट, मतलब जिसके इलाज होना भी बेनिफिट में आता है वो, and who has given consent whether express or implied, जिसने कंसेंट दी होती है टू सफर दैट हार्म और टेक द रिस्क ऑफ दैट। ठीक है। मतलब जिसने कंसेंट दी होती है, मतलब आप हम ऑपरेट करवाने जाते हैं या कोई इलाज कराने जाते हैं जहाँ पे डॉक्टर को लगता है कि जी ये हो सकता है, तो फिर वो डॉक्टर साहब हमसे कंसेंट लेते हैं, हमसे कंसेंट लेते हैं, तो वो जो कंसेंट लेते हैं वो भी आपका वो भी वो विद कंसेंट करते हैं, तो वो कोई फर्क नहीं है। ठीक है। डॉक्टर साहब को लगता होता है कि जी ये हो सकता है, लेकिन डॉक्टर साहब की ऐसी कोई इंटेंशन नहीं होती, डॉक्टर साहब जो है विद डेथ काज नहीं करना चाहते हैं, नॉट इंटेंडेड कॉज डेथ, तो वो कोई फर्क नहीं।
वो कोई ऑफेंस नहीं है। मतलब मैं इसकी ना देखें, ये कहता है ए सर्जन knowing that particular operation is likely to cause the death of the who suffer painful complaint but not intended to cause Z's death, intended in good faith for Z's benefit, perform operation on Z with Z's consent. A committed no offense. A ने कोई offense commit नहीं की। ठीक है। मतलब वो कहता है कि जी ए सर्जन है, वो ऑपरेशन करता है, और सर्जन जो है डेथ काज नहीं करना चाहता, और उसको पता है कि जी हो सकती है, लेकिन वो गुड फेथ में एक्ट कर रहा है, गुड फेथ में एक्ट कर रहा है, तो वो कोई ऑफेंस नहीं। तो कोई ऑफेंस नहीं। चलें जी आगे जी, आपका 89। 89 भी कहता है कि कोई पर्सन एक किसी पर्सन, कोई पर्सन जो है वो फायदे के लिए काम करता है, किसी माइनर के फायदे के लिए, किसी अनसाइनमेंट के फायदे के लिए कोई काम करता है, गार्डियन की इजाजत के साथ करता है। ठीक है। और बगैर इंटेंशन के करता है, मतलब बगैर किसी इंटेंशन के कि जी किसी को डेथ काज नहीं करना चाहता, तो वो कोई एक्ट करता है, तो वो कोई ऑफेंस में नहीं आता, वो कोई ऑफेंस नहीं है। ठीक है। देखें, कहता है नथिंग विच इज डन इन गुड फेथ फॉर द बेनिफिट अ पर्सन अंडर 12 ईयर्स एज या माइनर के इलाज के लिए या फिर अनसॉल्वेंट के इलाज के लिए, बाय द कंसेंट आइदर एक्सप्रेस और इम्प्लाइड ऑफ द गार्डियन और पर्सन हैविंग लॉफुल चार्ज। मतलब आप ना कंसेंट देता है, आपको गार्डियन देता है, या जिसके पास कस्टडी है, जिसके पास चार्ज है, वो देता है, तो वो कोई ऑफेंस नहीं है। बाय रीजन ऑफ एनी हार्म that may cause or intending to be doer or caused knowing that by doer to be likely to cause that person, likely to cause that person, तो वो कोई ऑफेंस नहीं, वो कोई ऑफेंस नहीं है। वो कोई ऑफेंस नहीं। ठीक है। अब इसकी ना एक्सेप्शन बताता है। जनरली उसने देखा है कि जी एक पर्सन जो माइनर के फायदे के लिए काम करता है, मालिक की बाप या गार्डियन की इजाजत के साथ करता है, तो वो कोई ऑफेंस नहीं है। आगे ना इसकी एक्सेप्शन बताता है। चार एक्सेप्शन है, ये चार एक्सेप्शन समझनी है, यही चार एक्सेप्शन आगे फिर उसमें भी इस्तेमाल होती है। मतलब आपका 92 में भी यही चार एक्सेप्शन इस्तेमाल करते हैं। हमने 89 क्या पढ़ा है? 89 पढ़ता है, कहते हैं कि जी एक पर्सन माइनर के फायदे के लिए कोई काम करता है, और बाप या गार्डियन की इजाजत से करता है, तो कोई ऑफेंस नहीं। अगर माइनर को हार्म पहुंच जाती है, ठीक है, तो कोई ऑफेंस नहीं। मतलब मैं कहूँगा जी, आप हड्डी टूटती है, आप हकीम के पास ले जाते हैं माइनर के हड्डी जोड़ के लिए,
ठीक है, वो मालिक बाप इजाजत देता है कि जी इसकी हड्डी जोड़ दें, वो हड्डी जोड़ते हुए अगर माइनर को कोई हर्ट हो जाती है, कोई नुकसान हो जाती है, या कल को वो वो हाथ की हड्डी टूट गई थी, हाथ काटना पड़ जाता है, या कुछ भी होता है, तो वो जो हकीम है या वो जो पर्सन है जो हड्डी जोड़ रहा है, ये जो एक्ट कर रहा है, उसका कोई एक्ट कोई फैंस नहीं है, उसका एक्ट कोई फैंस नहीं, उसका एक्ट कोई भी फैंस नहीं है। अब इसकी ना एक्सेप्शन बताता है। फर्स्ट ऑफ ऑल है कि जी आपका दी एक्सेप्शन शुड नॉट एक्सटेंड टू इंटेंशनल काजिंग डेथ या अटेम्प्ट टू काज डेथ। अब वो हकीम या वो जो हड्डी जोड़ जो है, वो जान के अगर डेथ काज करना चाहता है माइनर की, तो फिर ये 89 की एक्सेप्शन उस पर अप्लाई नहीं होगी, फिर 89 की एक्सेप्शन अप्लाई नहीं होगी। ठीक है, अगर जान के इंटेंशन डेथ काज करना चाहता है तो एक पहली एक्सेप्शन है। दूसरा कहता है दिस एक्सेप्शन नॉट एक्सटेंड, मतलब ये एक्सेप्शन अप्लाई नहीं होगी। दिस एक्सेप्शन, this exception shall not extend to doing anything which the person doing it know to be likely to cause for the purpose other than the preventing of death, grievous hurt, या curing any disease or infirmity और इन्फॉर्मिटी। ठीक है, मतलब कहता है कि जी ये आपकी एक्सेप्शन तब भी नहीं लागू होगी जब आपको पता है डेथ काज हो सकती है, और आप कोई इलाज कर रहे हैं, किसी ऐसी बीमारी का इलाज कर रहे हैं, ठीक है, वो आप मतलब वो उसको प्रिवेंट जो के वो आपका डेथ का नहीं है, या ग्रीवियस हर्ट का नहीं है, या फिर ग्रीवियस डाइजीज का नहीं है, या फिर इन्फर्मिटी का नहीं है, तो फिर उस सूरत में ये एक्सेप्शन नहीं लागू होगी। मतलब इसके कहने का मतलब है टू में कि जी आप कोई इलाज कर रहे हैं जिससे किसी की डेथ हो सकती है, या ग्रीवियस हार्ट हो सकता है, या ग्रीवियस डाइजीज है, या इन्फर्मिटी है, उसके इलाज करते हुए किसी की जान चली जाती है, तो वो कोई फेंस नहीं है। लेकिन बाकी कोई फेंस है वो करे, तो वो उस फेंस में आ जाएगा। मैं इसकी एग्जांपल लूँ तो कि जी आप ना कैंसर का इलाज कर रहे हैं, ठीक है, या उसको ग्रीवियस हार्ट हुई है, चार फायर लगे हैं, उस वो फायर निकालते हुए एक निकालने का इलाज कर रहे हैं, तो उसमें किसी की जान चली जाती तो वो कोई फेंस नहीं है। आप सर दर्द है, सर दर्द का इलाज करते हुए आप उसकी जान ले लेते हैं, उस माइनर की जान ले लेते हैं, तो वो फेंस में आ जाएगा, उस पे ये एक्सेप्शन लागू नहीं होगा, उस पे ये एक्सेप्शन लागू नहीं होगा। देखिए, कहता है दिस एक्सेप्शन शैल नॉट एक्सटेंड, मतलब ये एक्सेप्शन एक्सटेंड नहीं करेगा उत तक, फॉर डूइंग एनीथिंग विच द पर्सन डूइंग इट नो इट इज लाइकली टू काज डेथ। मतलब जो बंदा एक्ट कर रहा है उसको पता है इससे डेथ काज हो सकती है, मतलब वो सपोज के ऑपरेट कर रहा है, तो उसको पता है कि जी इस ऑपरेशन से इलाज काज डेथ काज हो सकती है। वो हड्डी जोड़ रहा है तो उसको पता है कि जी हड्डी ना टूटी तो इतनी पेन होगी, वो बंदा मर सकता है। ठीक है, उसको पता है कि ये डेथ काज हो सकता है, तो फिर ये एक्सेप्शन तक नहीं होगा। किसके लिए? फॉर द पर्पज ऑफ अदर देन द प्रिवेंटिंग ऑफ डेथ। ठीक है, आप ये ऐसे क्यों रखे जी, अगर वो कह रहा है कि प्रिवेंट करे अदर देन डेथ, मतलब डेथ से बचाने के लिए कोई और कोई इलाज कर रहा है जो कि डेथ वाली नहीं है, कोई और है, अदर देन द प्रिवेंटिंग ऑफ डेथ। मतलब कोई ऐसी बीमारी है, ऐसा कोई बीमारी है, या ऐसा कोई जख्म है, या ऐसी कोई इंजरी है, ऐसी कोई चोट है जिससे आम हालात में डेथ नहीं हो सकती, अदर देन डेथ है, तो फिर एक्सेप्शन भी नहीं आएगा। हाँ, वो डेथ वाली कारण है तो वो एक्सेप्शन में आ सकता है, डेथ वाली कार है तो वो एक्सेप्शन में आ सकता है। मतलब डेथ वाली के जी जैसे आप एक पर्सन की जो है वो मतलब दिमाग पे चोट आई है और दिमाग का वो ऑपरेट नहीं किया है, तो वो बच्चा बंदा मर सकता है। ठीक है, या मैं कहूँगा जी आप कह लो कि जी वो
मतलब और कोई इतनी इंजरी आई है कि जी जिससे मतलब प्रॉपर इलाज ना किया गया तो बंदे की जान जा सकती है, वहां पे तो एक्सेप्शन आ सकती है, वरना नहीं। या ग्रीवियस हर्ट मैं कहूँ कि जी ग्रीवियस हर्ट है कि जी उसको वाइटल पार्ट पे 10 फायर लगे हैं, वाइटल पार्ट पे 10 फायर लगे हैं, मतलब वाइटल पार्ट होता है ये गर्दन से नीचे नाफ तक ये वाइटल पार्ट है, ये 10 फायर लगे, ये 10 फायर निकाल रहे हैं, ये ग्रीवियस हर्ट है, तुरंत तो ये एक्सेप्शन में आ जाएगा। और उसको हल्की सी चोट लगी है उंगली पे, उंगली की पे चोट लगी है और हल्की सी लगी है उंगली पे का इलाज करते हुए आप उसकी जान ले लें, तो फिर ये एक्सेप्शन नहीं लागू होगी, फिर एक्सेप्शन लागू नहीं होगी। ठीक है, इसी तरह कहता है कि जी अदर देन द ग्रीवियस डाइजीज, ग्रीवियस डाइजीज क्या है कि जी कैंसर ग्रीवियस डाइजीज है जिसमें जान जा सकती है, या और कोई एग्जांपल दे लें कि जी जो जिससे जान जा सकती है, कैंसर है या फिर कह लो कि टीबी है, ठीक है, जिससे डेथ हो सकती है। आप टीबी का इलाज कर रहे हैं तो ये एक्सेप्शन में आ जाएगा। आप अदर देन टीबी है, अदर देन कैंसर है, तो फिर ये एक्सेप्शन नहीं चल होगा। मतलब कैंसर का इलाज करते हुए जान जा सकती है तो फिर ये एक्सेप्शन में आ जाएगा। अब कैंसर का नहीं, किसी आम बीमारी का इलाज, मतलब मैं कहूँगा जी ये बच्चा है, बच्चे को सर दर्द है, सर दर्द का इलाज वो तो अदर देन वो काजिंग डेथ में आ जाएगा, मतलब वो उसमें बुखार से आम हालात में डेथ नहीं होती, तो उसमें किसी की डेथ हो जाती है, कोई मरीज वो हकीम या जो पर्सन उसके फायदे के लिए काम कर रहा है उसकी डेथ काज कर देता है, तो फिर वो एक्सेप्शन में, मतलब बुखार में डेथ काज कर देता है, एक्सेप्शन में नहीं आएगा। कैंसर में किसी की डेथ काज हो जाती है तो वो एक्सेप्शन में आ जाएगा। ठीक हो गया। तो कहता है दिस एक्सेप्शन नॉट एक्सटेंड in doing any act which is likely to no cause death for the purpose other than preventing the death, डेथ के अलावा कोई और चीज से प्रिवेंट करते हुए करते हैं तो वो एक्सेप्शन में नहीं आएगा। डेथ वाली बीमारी, ग्रीवियस हार्ट वाली बीमारी या ग्रीवियस डाइजीज है, उनकी बीमारी का इलाज करेंगे तो एक्सेप्शन में आ जाए। ये अगला भी कहता है कि जी आपको पता है कि जी आप डेथ काज कर, यहाँ पे डेथ था, नो लाइकली टू कॉज डेथ, नीचे लाइकली टू कॉज ग्रीवियस हर्ट, ग्रीवियस हर्ट मतलब इसमें भी वही है कि जी आप कैंसर का इलाज करते हुए किसी को ग्रीवियस हर्ट काज कर देते हैं तो वो कोई फेंस नहीं है। मतलब मैं कहूँगा जी सपोज के एक बंदा शुगर का मरीज है, शुगर का मरीज है, उसको हल्का जख्म हुआ है, ठीक है, और आपको पता है कि वो जख्म ऐसा है कि जी अगर मतलब बाजू पे जख्म आया है, आपको पता है कि जी इसका ये बाजू ना काटा गया तो ये जख्म, शुगर का पेशेंट है, ये जख्म इसका बाजू से आगे मेन वाइटल पार्ट पे आ जाएगा और आगे इस तरह पूरे जिस्म में आ जाएगा और इसकी डेथ हो सकती है। ठीक है, तो इसका हाथ काटना मतलब ग्रीवियस हर्ट करना ये जरूरी है इसकी जान बचाने के लिए, तो देन आप उसको ग्रीवियस हर्ट कार्ड भी देते हैं तो वो कोई फेंस नहीं है, क्योंकि आप उसकी जान बचा रहे हैं। ठीक है, और ग्रीवियस हर्ट मतलब नहीं हो रहा, मतलब आपको कोई और ऑफेंस एक्ट है तो उसमें ये फिर एक्सेप्शन में नहीं आएगा। मतलब सिंपली कहता है कि जी आप उसकी किसी ऐसी बीमारी से बचाने के लिए कोई एक्ट कर रहे हैं जिससे डेथ नहीं होती, तो वो तो आपका एक्सेप्शन में नहीं आएगा। हाँ, अगर कोई ऐसी बीमारी से या ऐसी एक्ट से कर रहे हैं जिससे डेथ हो सकती है तो फिर वो आपका एक्ट एक्सेप्शन में आ जाएगा। एट सेकंड और थर्ड दोनों सेम है, सेकंड में डेथ काज हो सकती है और थर्ड में ग्रीवियस हर्ट हो सकती है। मतलब आप कैंसर का इलाज करते हुए किसी की डेथ काज कर देते हैं तो वो एक्सेप्शन में आ जाता है। कैंसर का इलाज करते हुए किसी को ग्रीवियस हर्ट काट देते हैं, कैंसर का इलाज करते हुए आपको लगता है कि जी ये कैंसर का इलाज ऐसा है कि जी ये जो है आंख में कैंसर है, आंख को निकाल दे तो पूरी जान बच सकती है, तो आंख निकाल देते हैं, ये ग्रीवियस हर्ट है तो ये एक्सेप्शन में आ जाएगा, ये एक्सेप्शन हो जाएगा। मतलब अगर आपको लगता है कि जी आंख नहीं निकालेंगे तो ये पूरा बॉडी में चले जाएगा और वो बंदा मर सकता है, तो आपका आंख निकालना मतलब ग्रीवियस हट देना, ग्रीवियस हट देना ये एक्सेप्शन में आ जाएगा। आगे कहता है कि जी फोर्थली कहता है कि जी ऐसे कोई एक्ट, ऐसे कोई एक्ट जो ऑफेंस है,
ऐसे कोई एक्ट जो ऑफेंस है उसकी अबैटमेंट भी ऑफेंस हो जाएगी, और ऐसे कोई एक्ट जो एक्सेप्शन में आते हैं उसकी अबैटमेंट भी एक्सेप्शन में आ जाएगी। मैं इसकी एग्जांपल दूंगा जी। मैं मतलब कहता हूँ कि ये बच्चा जो है वो इसको बुखार है, इसका इलाज कर दो। मैं किसी को अबैट करूंगा जी लाजमी इलाज करो, और वो बुखार की वजह से बंदे को वो मार देता है, तो मैंने अबैटमेंट की है, मैंने ऑफेंस की अबैटमेंट की है। वो मार जाता तो मैं लायबल हूँ। मैं कहता हूँ कि ये बच्चे को कैंसर है, कैंसर का इलाज करो, हकीम साहब कैंसर का इलाज करते हुए बच्चे को कुछ कर देते हैं, तो वो एक्सेप्शन में आ जाएगा, वो कोई फैंस नहीं होगी, वो कोई फैंस नहीं होगी। ठीक है। कहता है दिस द एक्सेप्शन शेल नॉट एक्सटेंड टू अबैटमेंट ऑफ एनी फैंस टू constitute committing offense which would not, ठीक है। तो कहता है कि जी ये एक्सेप्शन एक्सटेंड नहीं करेगी, उस अबैटमेंट की एक्सटेंड नहीं करेगी। ठीक है, नहीं एक्सटेंड करेगी ऑफ एन ऑफेंस टू कमिटिंग ऑफ विच ऑफेंस इट इट वुड नॉट ऑफेंस। मतलब वो कहता है कि जी वो इलाज जो आपका वहां तक एक्सटेंड नहीं करता, मतलब वो जो एक्सेप्शन में नहीं आता, तो उसकी अबैटमेंट ऑफेंस होगी। और जो उसका वो ऑफेंस एक्सटेंड कर जाता है, मतलब वो एक्सेप्शन में आ जाता है, तो उसकी अबैटमेंट भी वो एक्सेप्शन में आ जाएगी। सिंपल जो मैंने आपको बताया कि जी अबैटमेंट की, वो एक्ट की पुनिशमेंट भी आपका, वो ऑफेंस की अबैटमेंट भी ऑफेंस है, और एक्सेप्शन की अबैटमेंट भी एक्सेप्ट है। जी, क्लियर है। जी सर क्लियर है। चलो जी। चलो जी, आगे जी आपका आगे 90 कहता है कि जी देखें, हमने पढ़ा ना ये सारा 89 90 ये कंसेंट के साथ, तो कंसेंट को डिफाइन कर रहा है क्या, ये बता रहा है डेफिनेशन ऑफ कंसेंट। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ कंसेंट मतलब वो डिफाइन कर रहा है कि जी कंसेंट कैसी होनी चाहिए। मतलब मैं इसको कहूँगा कि कंसेंट, ये डिफाइन करे कंसेंट कैसी होनी चाहिए। तो कहता है एक तो कंसेंट जो है वो ऐसी कंसेंट जो फेयर ऑफ इंजरी में दी गई है वो कंसेंट नहीं है, या जो मिसकंसेप्शन पे दी गई है वो कंसेंट कंसेंट नहीं है, वो कंसेंट कंसेंट नहीं है। मतलब मिसकंसेप्शन की एग्जांपल देता है कि जी एक पर्सन माँ से कहता है कि जी बच्चे को दे, मैं आइसक्रीम खिला के आता हूँ। माँ कहती है चले जी ठीक है, वो आइसक्रीम खिलाने जा रहा है, और आप बच्चे को कुछ और कहीं और ले जाते हैं या बच्चे के साथ हर्ट करते हैं, तो वो जो कंसेंट है वो फ्री नहीं है, वो कंसेंट फ्री नहीं है। अगर कंसेंट फ्री नहीं है तो फिर एक्सेप्शन में नहीं आएगा, वो एक्सेप्शन में नहीं आएगा। ठीक है, कहता है कंसेंट इज नॉट कंसेंट विच इज इंटेंडेड
by this section if consent is caused by under fear of injury या under misconception। मतलब आप गन पॉइंट पे को कंसेंट लेते हैं, डॉक्टर आपको गन पॉइंट पे कहता है कि जी मुझे लिख के दें कि जी मैं इलाज कर रहा हूँ, 10 लाख भी दें और लिख के दें कि जी मैं इलाज करो, आप रिलक्टेंट हैं, कंसेंट देना चाहते हैं नहीं, वो गन पॉइंट पे कंसेंट ले लेता है, तो वो कंसेंट नहीं होगी। डॉक्टर ऐसे की सूरत में डॉक्टर कुछ एक्ट करता है कि कोई हार्म पहुंचती है तो डॉक्टर का वो एक्ट ऑफेंस होगा, डॉक्टर का वो एक्ट ऑफेंस होगा। चलो, कहता है कि आगे कहता है कि कंसेंट जो है वो आपका वो इंसेन पर्सन दे दे या अनसॉन दे दे या इंटॉक्सिकेटेड पर्सन कंसेंट देता है, तो वो भी आपका वो आ जाता है, वो कंसेंट कंसेंट नहीं होती, ऐसी कंसेंट कंसेंट नहीं होती, ऐसी कंसेंट कंसेंट नहीं होती। और इसी तरह वो आगे कहता है आपका जो चाइल्ड देता है वो भी कंसेंट में नहीं आता, चाइल्ड देता है वो भी कंसेंट में नहीं आता। सर चले जी सर मैडम। सर हम लोग यहाँ पे एक्सेप्शंस पढ़ रहे हैं ना कि यानी कि जहाँ पे ऑफेंस हुआ लेकिन हम उसको ऑफेंस नहीं कहेंगे। हाँ लेकिन अगर कोई गन पॉइंट पे अगर हमसे अगर लिखवा ले और कहे कि जी आपने कंसेंट दे दिया तो फिर तो ये ऑफेंस ही है ना। हाँ ये तो तो वो एक्सेप्शन में बात आनी, ये तो हाँ, बात एक्सेप्शन में आनी ही नहीं चाहिए। हाँ तो यही तो मैं कह रहा हूँ, ये ऑफेंस है ना, मैंने मैडम एग्जांपल यही दिया है कि जी डॉक्टर साहब ना मिस मुसरत को कहते हैं लाजमी साइन करें आपका ऑपरेट कार्ड है, मिस मुसरत कहते हैं नहीं नहीं मैंने आपसे इलाज नहीं कराना, वो वो पिस्टल पे मिस मुसरत को कहते हैं चले साइन करें, मिस मुसरत जल्दी जल्दी साइन कर देती हैं, बाद में मिस मुसरत का वो ऑपरेट करते हैं और मिस मुसरत साहबा अल्लाह को प्यारी हो जाती है, तो डॉक्टर साहब का ये एक्ट ऑफेंस में आएगा क्योंकि उसने आपसे जबरदस्ती कंसेंट ली है, फिर वो गन पॉइंट पे ली है, तो डॉक्टर साहब का ये एक्ट ऑफेंस में आएगा। किसी को बात समझ आ गई है, ये सारी सर कंसेप्ट समझ आ रहे हैं। हाँ मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि इस पॉइंट को एक्सेप्शन में लिखना ही नहीं चाहिए क्योंकि ये एक्सेप्शन है ही नहीं, ये तो ऑफेंस है। मैडम, तो मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि जी ऑफेंस ही है। फिर भी मैं भी यही कह रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ तो बाय लॉ इनको इसमें लिखना नहीं चाहिए। मतलब हम अभी तक एक्सेप्शन ही पढ़ रहे हैं ना, या 89 वो तक एक्सेप्शन है। डेफिनेशन बता रहा है मैडम, ये डेफिनेशन बता रहा है कि जी होती क्या है, मतलब ये डेफिनेशन बता रहा है कि जी वो होती क्या है, मतलब आपका ये फ्री कंसेंट किसको कहते हैं, वो ये बता रहा है मैडम, वो ये बता रहा है कंसेंट होती क्या है, वो ये बता रहा है। चलो जी आगे 91 देखें, कहते हैं देखें हम एक्ट की तो वो दे सकते हैं, किसी एक्ट की वो जो है वो कंसेंट होती है, एक एक्ट जो इंडिपेंडेंटली ऑफेंस है उसकी कंसेंट नहीं होती। मतलब मैं कहूँ मिस कैरेज, मिस कैरेज एक ऑफेंस है, इट सेल्फ ऑफेंस है, इंडिपेंडेंट ऑफेंस है, तो वो ऑफेंस वो इसमें नहीं आएगा, वो इसमें नहीं आएगा। मतलब एक एक्ट जो इंडिपेंडेंट ऑफेंस है उसमें नहीं आएगा, मतलब मिस कैरेज की आप इजाजत भी दे दे, ठीक है, मिस कैरेज की इजाजत भी देते तो वो भी फिर भी ऑफेंस ही होगा। ठीक है, कहता है दिस एक्सेप्शन
डू नॉट एक्सटेंड टू द एक्ट विच इज इंडिपेंडेंटली ऑफ एनी हार्म विच इज cause या intended to cause या likely to cause to person giving the consent on whose behalf consent is। तो कहता है ये एक्सेप्शन एक्सटेंड नहीं करेगी उस एक्ट पे जो इट सेल्फ ऑफेंस है, उस एक्ट पे जो इट सेल्फ ऑफेंस है उस पे ये अप्लाई नहीं होगा, उस पे ये अप्लाई नहीं होगा। आगे कहता है आपका 92। यहाँ तक किसी का क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, यहाँ तक किसी का कोई भी क्वेश्चन हो। क्लियर है सर। सर 89 में जब आपने वो जो फोर्थ पढ़ाई है हमें कि प्रोवाइजो आपने पढ़ाई है, उसकी 4 आपने पॉइंट्स पढ़ाए हैं, तो वो थोड़े से एम्बिगुअस है बस। मैडम मैं ये 92 में भी वही 4 पॉइंट्स है, मैं दोबारा बता देता हूँ, मैं दोबारा बता देता हूँ मैडम देखें। उसको ना आपने जेन में रखना है कि जी देखें एक्सेप्शन तो यह है कि जी आप गुड फेथ में कोई इलाज कर रहे हैं तो वो कोई ऑफेंस नहीं है, किसी को कोई इंजरी हो भी जाती है तो ऑफेंस नहीं है। पहली एक्सेप्शन कहता है कि जी आप जो है ना जान के किसी की डेथ काज ना करना चाहते हो। दूसरी एक्सेप्शन कहता है कि जी आप कोई ऐसी बीमारी का इलाज कर रहे हो जिससे डेथ हो सकती हो, या ग्रीवियस डाइजीज हो, ग्रीवियस या फिर इन्फर्मिटी हो, या फिर कोई ग्रीवियस डाइजीज हो उसका इलाज कर रहे हैं जिससे आम हालात में डेथ हो सकती है तो वो कोई ऑफेंस नहीं है। और ऐसा कोई एक्ट जिससे मतलब कोई आम हालात में डेथ नहीं हो सकती और डेथ काज कर दें तो वो ऑफेंस है। मैं फिर एग्जांपल देता हूँ कि जी मैं कहूँ कि जी मुझे सर दर्द है, तो वो कहेगा जी आपका ऑपरेट करते हैं, ऑपरेट करते हुए मुझे मार दे कोई, तो ये एक्सेप्शन में नहीं आएगा, ये ऑफेंस में आ जाएगा। ठीक है, आप पढ़े ना, पढ़ के सर फिर इसमें वो मैं बताता हूँ। डिस्कस करेंगे तो समझ आ जाएगा, परेशान ना हो। सर सर ऐसे कि अगर पेटेक्स का ऑपरेशन एक दोस्त करवाना सर है। आपकी बात कर। एक बंदा कॉल करे। जी जी मेरे से इना मैडम आप बताएं। सर मतलब कि अगर किसी को डॉक्टर ये कहे कि अपेंडिक्स का ऑपरेट करना है, वो गुर्दा निकाल दे, तो सर वो इस सेक्शन में आ जाएगा कि ये ऑफेंस है। देखे मैडम देखे, अब वो आप कह रहे हैं कि पेंडिक्स का है कि जी पथरी का इलाज करें, और पथरी का इलाज जो है वो मतलब ऐसे मुमकिन ही नहीं है जब तक वो गुर्दा ना निकाला जाए। ठीक है, मुमकिन ही नहीं है, तो फिर वो गुर्दा निकालता है तो वो एक्सेप्शन में आ सकता है। शर्त यह है कि जी पथरी के इलाज से या पथरी से कोई बंदे की जान जा सकती है देन। अगर पथरी से आम हालात में हम देखते हैं कि जी जान नहीं होती, पेन होती है, वो पेन चलता रहता है, सवेर होता जाता है, आम हालात में पेन डेथ नहीं होती। उसको पता है कि जी पथरी पेंडिंग से किसी का डेथ नहीं होती, फिर भी उसका इलाज करते हुए डेथ काज कर देता तो वो आपका एक्सेप्शन में नहीं आएगा। हाँ अगर पथरी से किसी की डेथ हो सकती है तो पथरी का इलाज करते हुए वो बंदा वो जो एक्ट करेगा वो ऑफेंस में आ जाए, तो वो एक्सेप्शन में आ जाएगा। क्लियर है जी सर। मैम? जी आप सर बताएं, क्लियर है। आप बताएं कि पथरी से आम हालात में किसी की डेथ होती है नॉर्मल केसेस में? सर नहीं होती, नहीं। पथरी में तो ऑपरेट भी नहीं किया जाता। हाँ, पथरी में अगर आम हालात में डेथ नहीं होती और अगर डॉक्टर इलाज करते हुए उसकी डेथ काज कर देता है तो ये उसकी ऑफेंस होगी। क्लियर है? सर लेकिन मतलब अपेंडिक्स की डॉक्टर कहता है कि आपका अपेंडिक्स हमने निकालना है, लेकिन गुर्दा निकाल देते हैं तो और वो पेशेंट की कंसेंट नहीं है, तो सर ग्रीवियस हर्ट तो उसने कर दिया ना। हाँ, तो ग्रीवियस हेल्थ की है किसी ऐसी बीमारी की जैसे में आम हालात में डेथ नहीं होती तो ये ऑफेंस है। अगर उसमें मतलब जो वो ऐसा वो एक्ट होता है या ऐसी बीमारी होती है जैसे में डेथ हो सकती थी, ठीक है, तो वहां पे तो वो एक्सेप्शन में आ जाता है।
ये तो ऐसी बीमारी थी जिसमें आम हालात में डेथ नहीं होती, तो वो उसमें आ जाएगी। वो डेथ नहीं होती आम हालात में, तो फिर वो ऑफेंस में आ जाएगी। सर मिसकंसेप्शन अच्छा में आ लाभ जाएगी नहीं। ना कि हाँ। साइंस अपेंडिक्स के लिए किया सर गया वो लेकिन मेरे इलाके निकाला दिल का। हाँ जी। सर मेरे इलाके में ना एक लड़के को ना बुखार हो गया। अच्छा। तो उसको हम थानेदार थे। तो बुखार में डॉक्टर ने जाते ही उसको इंजेक्शन कर दी। तो अच्छा। उसकी डेथ हो गई। हम्म। तो सारे सारे इलाके वाले जो है वो डॉक्टर के पास गिरफ्तार कर लिया उसको डॉक्टर करना। हम्म। तो बुखार में उसने इंजेक्शन किया। हम्म। तो वो देखे ना, अब तो ये बुखार राशिद साहब, हाँ राशिद साहब, उसका वो एक्ट ऑफेंस है, वो एक्सेप्शन में नहीं आएगा। हाँ जी ऐसे ही ऐसे ही। हाँ। ठीक। चलो जी, आ गया जी आपका। चलो जी, आगे देखें। आगे था आपका 92। 92 भी कहता है कि जी आप नथिंग इन ऑफेंस विच इज डन फॉर दी for whose benefit it is done, even without consent, if circumstances were that it is impossible for the person to signify consent। कहता है कि कोई एक्ट ऑफेंस नहीं है जो आप किसी के फायदे में के लिए करते हैं, उसकी इजाजत के बगैर करते हैं, क्योंकि सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं कि जी कंसेंट आप ले ही नहीं सकते। कंसेंट आप ले ही नहीं सकते, मतलब मैं कहूँगा जी, जैसे बम ब्लास्ट होता है, जैसे दाता साहब में बम ब्लास्ट हुआ, या फिर आपने देखा है आपका अहमदपुर शरीकिया में वो कंटेनर पर वो आयल का कंटेनर उलट गया था वो, या बाकी जो है ट्रेन की पटरी से बोगियां उतर जाती हैं, या आप बाकी भी देखते हैं कि जी कहीं पे वो इमरजेंसी हो जाती है। बेहतरीन एग्जाम्पल है कि जी बम ब्लास्ट हुआ है, बम ब्लास्ट हुआ है तो हजारों जो लोग इंजर्ड जो है अस्पताल आ जाते हैं, तो डॉक्टर के लिए पॉसिबल नहीं होता कि कंसेंट लें। तो ऐसी सूरत में वो डॉक्टर इलाज करना शुरू कर देते हैं, और बगैर इंटेंशन के किसी को कत्ल करने के वो करते हैं, तो डॉक्टर्स का वो एक्ट ऑफेंस में आएगा। वो डॉक्टर का ऑफेंस एक्ट ऑफेंस में नहीं आएगा। मतलब डॉक्टर ने वो बगैर कंसेंट के इलाज किया है, गुड फेथ में किया है, किसी को हर्ट करने के लिए या किसी को ग्रीवियस हर्ट या डेथ काज करने के लिए नहीं किया, तो उसका वो एक्ट ऑफेंस में आएगा। उसका एक्ट एक्सेप्शन में आ जाएगा। चलो आगे बोल, वही है कि जी छाती है कि जी वो डॉक्टर जान के किसी की डेथ काज न करना चाहता हो, ये दूसरा, तो फिर वहां पे ये एक्सेप्शन एक्सटेंड नहीं करेगी। दूसरा है कि जी डॉक्टर किसी दूसरी अदर देन डेथ, ग्रीवियस हर्ट या ग्रीवियस डायजीज या इन्फर्मिटी, इनका अलावा किसी और बीमारी का इलाज करेंगे, तो वहां पे ये ये एक्सेप्शन एक्सटेंड नहीं करेगी। अगर इनका इलाज करते हुए किसी की डेथ हो जाती है तो वो कोई एक्सेप्शन में आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे भी ये बताया गया कि जी इनका इलाज करते हुए किसी का ग्रीवियस हार्ट हो जाती है तो वो एक्सेप्शन में है। इसके अलावा किसी और बीमारी का या किसी और तर्ज के वो एक्ट कर रहे हैं, मतलब कोई बीमारी का इलाज कर रहे हैं, तो वो एक्सेप्शन में नहीं आएगा। और उसके बाद कहता है कि जी एक एक्ट जो इट सेल्फ ऑफेंस है तो उसकी अबैटमेंट भी ऑफेंस है, एक एक्ट जो ऑफेंस नहीं है उसकी अबैटमेंट भी ऑफेंस में
नहीं आएगी। आगे कहता है कि जी आपका 93 कहता है कि जी अगर मतलब कम्युनिकेशन गुड फेथ, मतलब आप गुड फेथ में किसी के साथ कम्युनिकेशन करते हैं, तो वो मतलब गुड फेथ में करते हैं और अगले बंदे के फायदे के लिए करते हैं, ठीक है, तो वो कोई ऑफेंस नहीं है। कहता है नो कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ एज एन ऑफेंस बाय द रीजन हार्म टू एनी पर्सन टू whom it is made for the benefit of that person, for the benefit of that person। मतलब आप, जैसे इसकी बेहतरीन एग्जांपल है, डॉक्टर साहब कहते हैं कि जी आपके पास एक हफ्ता है, आपके पास एक हफ्ता है, आप इसके बाद मर जाएंगे। वो बंदा सुनता है, सुन के फौरी मर जाता है। तो डॉक्टर साहब ने तो गुड फेथ में एक्ट किया है, मतलब डॉक्टर साहब ने कहा कि जी एक हफ्ता है, आपने जो है वो ज्यादा वॉक नहीं करनी, ज्यादा बाहर नहीं निकलना, गोलियां खानी है तो हो सकता है बच जाए, वरना एक हफ्ते बाद मर जाएंगे। तो डॉक्टर ने साहब ने जो कहा वो गुड फेथ में कहा। और आप कोई एक्ट करते हैं तो वो ऑफेंस में आ जाएगा। मतलब वो आपका वो मतलब गुड फेथ में आपने कोई कम्युनिकेशन दी है, तो वो एक्सेप्शन में आ जाएगी। और गुड फेथ में नहीं है तो फिर वो ऑफेंस में नहीं आएगी, वो ऑफेंस बन जाएगी। ठीक है। मैं कहता हूँ जी मैं कहता हूँ नूर साहब, अगर आपने ये 2 हफ्ते रात को 2-2 बजे तक ना पढ़ा तो आप फेल हो जाएंगे। तो मैं तो नूर साहब को गुड फेथ में कह रहा हूँ, ठीक है। और ये सुन के ही गुजर जाते हैं नूर साहब के जी ये सर ने क्या कह दिया, मैं फेल हो जाऊंगा। तो नूर साहब सुन के पहले ही सुन के वो गुजर जाते हैं। तो मैंने कोई ऑफेंस कमिट नहीं की। मैंने गुड फेथ में कोई इन्फॉर्मेशन दी है, और गुड फेथ में किसी को इन्फॉर्मेशन देते हैं तो वो अगले बंदे के बेनिफिट्स के लिए देते हैं, तो वो कोई ऑफेंस नहीं, कोई ऑफेंस नहीं है। आगे 94 कहता है कि जी आप जो है ना अंडर ड्यूरेस या अंडर कंपल्शन कुछ एक्ट करते हैं तो वो कोई ऑफेंस में नहीं आता। कोई एक्ट करते हैं तो वो कोई ऑफेंस में नहीं आता। मतलब मैं कहूँ कि जी आपका 94 कहता है कि जी आपको कोई बंदा पकड़ लेता है, पकड़ के आपसे जबरदस्ती कोई काम करवाता है, तो आप अंडर कंपल्शन, आप ऐसी सिचुएशन में होते हैं कि जी अगर आप वो काम नहीं करेंगे तो आपको वो जान से मार देगा। तो आपने कोई एक्ट किया है तो आप कोई ऑफेंस कमिट नहीं किया। शाती है कि जी अंडर कंपल्शन आप वो किसी का मर्डर या स्टेट के अगेंस्ट नहीं जा सकते, बस स्टेट के अगेंस्ट नहीं जा सकते। मैं कहूँ कि जी अब्दुल गफ्फार साहब को छोटू गैंग पकड़ लेता है, अब्दुल गफ्फार साहब को छोटू गैंग पकड़ लेता है। अब छोटू गैंग अब्दुल गफ्फार को कहता है गन पॉइंट पे कि जी आप जाएं वो डकैती करके आए, अगर डकैती ना करके आए तो आपको कत्ल कर देंगे। आप जाएं चोरी करके आए, आप जाएं मिस्टर ए को हर्ट करके आए। तो ये अब्दुल गफ्फार साहब जो है अंडर कंपल्शन कर रहे हैं एक्ट। और ऐसी सिचुएशन में है कि जी अगर ये एक्ट नहीं करेंगे तो इनको खुद मार दिया जाएगा, ठीक है। रीजनेबली कॉज दी एप्रीहेंशन ऑफ इंस्टेंट डेथ, उसी पर्सन को, मतलब जो उसको जिससे करवा रहे हैं अब्दुल गफ्फार साहब ये है। तो अब्दुल गफ्फार साहब अगर कोई इंजरी करते हैं, चोरी करते हैं, तो अब्दुल गफ्फार साहब का एक्ट ऑफेंस में नहीं आएगा, अब्दुल गफ्फार साहब का एक्ट ऑफेंस में नहीं आएगा। पर ये है कि जी अब्दुल गफ्फार साहब किसी की जान नहीं ले सकते, कंपल्शन में आप किसी की जान नहीं ले सकते, बस ये आपने ध्यान में रखना। ठीक है। ठीक है, कहता है एक्सेप्ट मर्डर और ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट, नथिंग इन एन ऑफेंस व्हिच इज डन बाय पर्सन हु इज कंपेल्ड टू डू इट बाय थ्रेड व्हिच एट द टाइम ऑफ डूइंग इट reasonably cause the apprehension that instant that to that person
विल अदरवाइज कॉन्सिक्वेंस, मतलब उसको कहा गया कि जी अगर आपने ये एक्ट ना किया तो फिर आपकी मौत, आपके कॉन्सिक्वेंस होंगे। आपकी मौत आपके कॉन्सिक्वेंस में आएगी, तो वो आपका एक्ट ऑफेंस में नहीं आएगा। वो एक्ट आपका ऑफेंस में नहीं आएगा। चलो जी, आगे कहता है कि जी आपका वो प्रोवाइजो बता रहा है कि जी ये नहीं है कि जी आप खुद उस गैंग में शामिल ना हुए हों। ये दूसरा वो कहता है आपका कि जी आपको जो है वो, आप वो खुद गैंग में शामिल नहीं, बल्कि किसी ने आपको पकड़ा हो, पकड़ के आपको उस पर डाला, तो वो उसमें आ जाएगा। ठीक है, मतलब खुद अगर आप छोटू, ये अब्दुल गफ्फार साहब खुद ज्वाइन कर लेते हैं छोटू गैंग, तो वो जो है वो एक्सेप्शन में नहीं आएगा, क्योंकि वो खुद ज्वाइन किया, खुद जाके कर रहे हैं, तो वो एक्सेप्शन में नहीं आएगा। हाँ, खुद नहीं करते तो वो एक्सेप्शन में आएगा। चलो जी, आगे 95 है कि जी 95 कहता है कि जी जो कहता है नथिंग इन ऑफेंस विच इज डन, आपका जिसमें आम हालात में आर्टरी पर्सन जो है वो नहीं करता, मतलब आम हालात में एक पर्सन कंप्लेन नहीं करता, वो इंजरी ऐसी होती है आम हालात में पर्सन नहीं करता, तो वो कोई ऑफेंस नहीं है। मतलब मैंने किसी को धक्का दिया है, धक्का देने से आम हालात में कोई बंदा जो है वो कंप्लेन नहीं करता, तो मुझे ये समझा जाएगा कि धक्का देना एक्सेप्शन में आ जाएगा, वो कोई ऑफेंस नहीं है। मैंने किसी को आंखें दिखाई हैं, आंखें दिखाने से वो कोई बंदा आम हालात में जाके एफआईआर या कंप्लेन नहीं करता, तो वो कोई ऑफेंस नहीं है। मतलब कहता है कि जी एक ऐसा एक्ट जिसमें पर्सन आम हालात में कोई कंटेंट वो कंप्लेन नहीं करता, तो वो एक्सेप्शन में आएगा, वो ऑफेंस में नहीं आएगा। जी, क्लियर है। जी ठीक हो गया सर, क्लियर है सर। चलो जी, यहाँ तक किसी का क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। यहाँ तक किसी का कोई भी क्वेश्चन हो, एनीवन एनी क्वेश्चन, क्लियर है यहाँ तक। जी सर, अच्छा सब कुछ क्लियर है, नहीं बोल रहे थे। चलो जी, चलो 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 चलो, बाकी फिर इंशाल्लाह हम कल करेंगे। जी ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज। कल।